चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, न्यू सिलेबस से, ओल्ड सिलेबस से कंपनी लॉ के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये ना। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया? अब ध्यान से सुनते जाना। सेक्शन कौन कौन से हैं? रूल कौन सा? जैसा रूल वैसा फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर का नोमेनक्लेचर क्या होगा? एसएच, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूं, एकदम शांति से। सबसे पहले बायबैक क्या होता है तो तुम लोगों को बताया था, बहुत ही आसान है। क्योंकि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं, पर सिक्योरिटीज का मतलब यहां पे इक्विटी शेयर है। क्या है? इक्विटी शेयर। बताया था प्रेफरेंस शेयर का भी बायबैक होता है रिडेम्पशन के नाम से, बॉन्ड का भी बायबैक होता है रिडेम्पशन के नाम से, है ना। सारे के सारे जितने भी सिक्योरिटीज हैं सबका रिडेम्पशन होता है, सबका बायबैक होता है। पर बायबैक वर्ड किसके लिए? जनरली इक्विटी शेयर्स के लिए। किसके लिए? इक्विटी। क्योंकि शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का तो रिडेम्पशन होता है, तो बचा कौन? इक्विटी शेयर से। तो बायबैक वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? इक्विटी शेयर्स के लिए। अब जरा ध्यान से सुनिए। आप बायबैक बहुत आसान था, मैंने बताया था आप लोग को। बायबैक का मतलब खरीदना, और उसके बाद लगा बैक। बैक का मतलब वापस खरीदना। तो वापस तो वही खरीदेगा जो बेचा होगा। बैक का मतलब वापस ना, तो वापस तो वही खरीदेगा जिसने बेचा होगा। एक बात बताइए, इक्विटी शेयर का जन्म किसके पास होता है? कंपनी के पास। कंपनी ने ही शेयर बेचा, तो कंपनी ही यहां बायबैक करने जा रही है। सिंपल सी बात। जो बेचेगा वही तो वापस खरीदेगा, है ना। तो कोई भी इक्विटी शेयर सबसे पहली बार लाइफ में किसने बेचा होगा? कंपनी ने। किसको बेचा होगा? शेयर होल्डर्स को। तो बायबैक एक प्रोसेस है, बायबैक एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर के पास जाती है, उसको कहती है जो शेयर मैंने आपको बेचा था वही शेयर हम आपसे वापस खरीदने के लिए तैयार है। अब आपको बताना है कि आप अपना शेयर हमें देना चाहते हैं या नहीं। अगर शेयर होल्डर को कंपनी के बायबैक का ऑफर प्राइस, जो कि कंपनी बायबैक में शेयर छीन नहीं ले रही है, खरीद रही है, तो खरीदेगी तो वो ऑफर प्राइस देगी कि हम इतने प्राइस में खरीदना चाहते हैं। अगर कंपनी का ऑफर प्राइस शेयर होल्डर्स को पसंद आता है तो फिर शेयर होल्डर कंपनी को शेयर वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपनी उस शेयर का बायबैक करके फाड़ के फेंक देती है। उससे शेयर्स कम हो जाते हैं कंपनी के, कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाता है, कंपनी की लाइबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि शेयर कैपिटल कंपनी के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है। तो बायबैक एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर के पास वापस जाती है, उसको कहती है कि जो शेयर हमने तुमको बेचा था वही हम तुमसे वापस खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर तुम अपना शेयर हमें देते हो हम तुम्हें पेमेंट करेंगे, शेयर्स हमें वापस करो, हम फाड़ के उसको फेंक के अपना शेयर्स कम करेंगे, कैपिटल कम करेंगे, लायबिलिटी कम करेंगे। और ऐसे भी जो पैसा हम आपको पे कर रहे हैं बायबैक के अंदर, वो पैसा आइडल ही पड़ा हुआ है, बेकार ही पड़ा हुआ, उसका भी हमारे पास कोई इस्तेमाल नहीं है। तो तुमसे तुम्हारा ही शेयर खरीद के कम से कम उस पैसे का इस्तेमाल भी हो जाएगा, वो पैसा शेयर होल्डर के पास पहुंच जाएगा और कंपनी का शेयर कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो बायबैक एक विन विन सिचुएशन है जिस वजह से कंपनीज हमेशा बायबैक करती रहती है। आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता रहता हूं मैं। आपको याद होगा सेबी के वेबसाइट से बायबैक जो हो रहा है अभी, उस डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए मैंने बायबैक चैप्टर पढ़ाया है। अब इससे ज्यादा प्रैक्टिकल तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आज हम फिर देखेंगे कि कौन कौन सा बायबैक हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से बोल दीजिए, चूंकि आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। बायबैक क्या होता है? तो मेरे साथ साथ बोलना, बायबैक एक प्रोसेस है। बोलो। जिसके अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर के पास वापस जाती है और ऑफर करती है कि जो शेयर हमने आपको बेचा था वही शेयर हम आपसे वापस खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर शेयर होल्डर कंपनी के ऑफर प्राइस पर अग्री होता है तो फिर उसके शेयर्स बायबैक कर लिए जाते हैं, शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाता है। जिन शेयर्स का बायबैक हुआ उनको फाड़ के फेंक दिया जाता है। उतने से शेयर्स कम हो जाता है, शेयर कैपिटल कम हो जाता है, लायबिलिटी कम हो जाती है।
आया समझ में? तो एक बार जरा अब खुद से बोल पाओगे? बोलो। ठीक है, सबने बोल दिया? बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं है ना? बाकी बायबैक चैप्टर जो है वो हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा बहुत ही ज्यादा लेंदी चैप्टर है। पहला वाला जो पार्ट है वो इंट्रो जो मैं करा चुका हूं। बायबैक क्या होता है अभी तुरंत रिवाइज करवाया। बायबैक के क्या फायदे हैं, 2.5 घंटे का इंट्रो ही था मात्र, अगर आपको याद हो बायबैक पे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेक्शंस। बायबैक के ऊपर सिर्फ 3 ही सेक्शन है, 68, 69 एंड 70, बस 3 ही सेक्शन है। तीनों सेक्शन बोलो तो 68, 69 एंड 70। मेन सेक्शन कौन है? तो सेक्शन 68 हम पढ़ के खत्म कर चुके हैं। अगर आपको याद हो सेक्शन 68 हम लाइन बाय लाइन भी पढ़े, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने किया था, और काफी टफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ने किया था जिसका आंसर 60 लाख आया था, याद है? चलिए जी, तो आज हमें 69 पढ़ना है, 70 पढ़ना है। ये 2 सेक्शन बच गए हैं, आज मैं 69 एंड 70 पहले कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद जल्दी बताओ, उसके बाद क्या है? इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ क्या था? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम कर चुके। मुझे लगता है 3 क्वेश्चन हमने किया था, एक सॉल्व था, 2 अनसॉल्व था, याद है? तो ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद बताओ केस लॉ आज हमें करना है, और बताओ, और सबसे भयंकर जो है वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर तो वही बच्चा कर पाएगा जो शुरू से पढ़ रहा है ना? प्रोसीजर के अंदर भी अगर आपको याद हो, प्रोसीजर फॉर बायबैक में लिस्टेड कंपनी के लिए अलग है और अनलिस्टेड के लिए अलग है ना? लिस्टेड के लिए सेबी का रेगुलेशन लगेगा, अनलिस्टेड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स लगेगा। ये प्रोसीजर वाला पार्ट में 3-4 घंटे का टाइम लग जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे तो मानो ही मानो, अगर स्पीड में भी चलें तो, वो भी उन बच्चों के साथ चले जिनको सब कुछ आता है, क्योंकि प्रोसीजर में तो सारा लॉ फिर से आएगा। तो लॉ अगर रिवाइज होगा तभी आप प्रोसीजर समझ पाओगे, नहीं तो प्रोसीजर नहीं समझ पाओगे आप, है कि नहीं? क्योंकि प्रोसीजर लॉ के अनुसार ही तो चलेगा। इलीगल प्रोसीजर थोड़ी पढ़ाऊंगा, लीगल पढ़ाऊंगा ना। लीगल पढ़ाने का मतलब तो लॉ आना चाहिए तुम्हें, है ना? तो अब 2 सेक्शन है, 68 खत्म हो गया, 69, 70। तो सुनो मैं कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले 69 उठा रहा हूं, फिर 70, फिर केस लॉस। केस लॉस के साथ कुछ मिसलेनियस चीजें भी हैं, वो भी पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं ब्रेक करूंगा। ब्रेक के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोसीजर। ब्रेक से पहले सारी कहानी खत्म कर लेता हूं, ब्रेक के बाद सिर्फ प्रोसीजर ही चलता रहेगा पूरा। तो चलिए शुरू करें। कहां से पढ़ना बताओ? सेक्शन नंबर 69, 68 खत्म। चलो जी, यहां से पढ़ना है ना? चलो हेडिंग बोलो जोर से। जो नहीं बोल रहा बेवकूफ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CRR बोलते हैं। चलो एक बार और बोलो। 68 में थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो। आपको याद होगा जब कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक करने के लिए उसको पैसे खर्च करने होते हैं, काफी पैसा खर्च होता है बायबैक में। तो कंपनी पैसा कहां से लाती है? कंपनी का सोर्स ऑफ फंड फॉर बायबैक 3 जगह से आता है। या तो कंपनी कहां से उठा सकती है, या कंपनी कहां से उठा सकती है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो नए बच्चे हैं उसको लगेगा स्पा में जाकर पैसा लेके आएंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर कराएंगे, ऐसा नहीं है। स्पा का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और थर्ड ये ना, तो ये तुम लोग को याद है? तो जल्दी बताओ, बायबैक करने के लिए कंपनी कहां कहां से पैसा उठाती है? ठीक है, चलिए जी एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जाते हैं सेबी के वेबसाइट पे, देखते हैं पिछले बार के मुकाबले आज कुछ और बढ़ा है कि नहीं। अच्छा तुम लोग पहले से पता है बढ़ गया है कुछ और बायबैक? सेबी है ना, बायबैक आ गया? नहीं, वही चल रहा है ना? ठीक है, ये देख लो, यही चल रहा है। चलो बताओ कौन से कंपनी का उठाऊं? ये सारी कंपनी का बायबैक चल रहा है अभी। VRL या स्पोर्ट किंग? जैसा तुम लोग बोलोगे ऐसा करूंगा। हिंदुजा, हिंदुजा का नाम जानते हो? अशोक लीलैंड ट्रक, हिंदुजा है ना?
किसका देखोगे यार? वेल्सपन है, अभिरामी है, सॉफ्टेल है, जगन है, टिप्स है। टिप्स का तो नाम सुने होगे। एक्चुअली देखो ये सब ना सिर्फ पब्लिक अनाउंसमेंट होगा। अभी मुझे लगता है टिप्स का थोड़ा टाइम हो गया ना, तो इसके और भी डॉक्यूमेंट आ चुके होंगे। देखो जैसे ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर भी आ चुका है, पब्लिक अनाउंसमेंट भी, लेटर ऑफ ऑफर भी आ चुका है। तो अगर हम ये देखते हैं ना, तो आज हमारे प्रोसीजर में यही सब वर्ड है। यही पहले पब्लिक अनाउंसमेंट आता है, फिर DLOO आता है, फिर लेटर ऑफ ऑफर। उधर पढ़ाता चलूंगा, इधर मैच कराता चलूंगा। और थोड़ा लेट लोगे तो और प्रोसेस हो चुका होगा, और डॉक्यूमेंट दिखेगा। जैसे ये तो दिसंबर 20 को आ चुका ना, तो इसका तो बायबैक खत्म हो गया होगा, तो इसके सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट जिसका मौजूद है वो देखो, क्योंकि अगर तुम इसका देखते हो तो इसका तो ये तो कल फरवरी 1 को हुआ ही है। इस पर क्लिक करूंगा तो बहुत होगा, तो इसका पब्लिक अनाउंसमेंट और लेटर ऑफ ऑफर है। अभी ड्राफ्ट वर्ड हटा नहीं है, मतलब फाइनल अभी हुआ नहीं, सिर्फ सेबी के पास है। जैसा बोलो तुम, ये बोलो तो मैं यही कर लेता हूँ। चलो मैं यही कर लेता हूँ। तो स्पोर्ट किंग बोला, चलो ये पब्लिक अनाउंसमेंट अभी एकदम नया है, ये आ गया है ना। न्यूज़पेपर कटिंग है ना, ये देख लो। चलो जी, क्या लिखा हुआ वर्ड? पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द अटेंशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। बोला था मैंने, इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है ना। ऑफ इतना फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। थोड़ा बोलते चलो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? ये टेंडर ऑफर यूज कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंडर मेथड, पढ़ना आज हमें। कितने शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं? 5,80,000 शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन बायबैक का ऑफर प्राइस 950। आप बताइए, मतलब 940 रुपया कंपनी ज्यादा पे कर रही है। मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया, लेकिन कंपनी कितना पे कर रही है बायबैक में? 950 पर शेयर। अब बोलोगे सर जल्दी दिखाइए अभी शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो मालूम है ना तुम लोग क्या करोगे, हैं? अभी देखो जरा इस कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। $746 चल रहा है। तो बताओ तो जल्दी से, अगर आज मैं शेयर खरीद लूं अभी के अभी, किसी बच्चे के पास पैसा वैसा हो, डीमैट अकाउंट हो, तो अगर वो खरीद ले, मान लीजिए अगर आप अभी शेयर खरीद लें तो कितने में खरीदेंगे? और बायबैक का ऑफर प्राइस क्या है? 950 है। तो भाई 950 कितना का फायदा हो जाएगा? एक शेयर पे 204 रुपए का फायदा। 2 दिन में 50 रुपया बढ़ा है। अच्छा 2 दिन पहले अगर देखते तो शायद ये और नीचे 702 पे था। अब देखो, एक्चुअली शेयर मार्केट में यही तो मेन है। अब देखो मैं थोड़ा सा लूज कर गया, अभी स्टैब्लिशमेंट डे हुआ अपना, बहुत ही भयानक, शानदार, मजेदार, ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, है ना। आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, ठीक है। और जो आए होंगे वो तो खुद ही डांस कर रहे थे, है ना। उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो अदानी का शेयर का दाम अभी डाउन चल रहा है ना, कुछ शेयर्स मुझे खरीद लेना था, मैंने खरीदा नहीं और फिर वापस बढ़ गया वो। अगर अब मैं खरीदूंगा तो अभी थोड़ा सा महंगा मिलेगा मुझे, 2 दिन पहले तक बहुत सस्ता था, अब मेरे से गड़बड़ हो गया मामला। मैं यहाँ एस्टैब्लिशमेंट डे के चक्कर में उधर वो अपना एस्टैब्लिशमेंट मजबूत कर लिया। नहीं समझे आप? शेयर मार्केट में यही काम चलता है, जितना जल्दी डिसीजन मेकिंग करेंगे उतना फायदा होगा। अभी भी 204 रुपए का फायदा है। जैसे जैसे लोगों में न्यूज जाता जाएगा ये और बढ़ता जाएगा। शेयर का दाम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर खरीदना चाहेंगे, और जब शेयर खरीदना चाहेंगे तो शेयर का दाम बढ़ने लगेगा। लालच तो सबको है ना बायबैक में। तो 204 रुपए का फायदा है। अच्छा जरा बताइए इस कंपनी को कितने पैसे खर्च करने हैं? कितने शेयर से? कितने? 5,80,000 शेयर्स का बायबैक होना है, और एक शेयर का दाम कितना कंपनी दे रही है? 950। बताओ इस कंपनी को कितना खर्चा हो जाएगा इस बायबैक में? नहीं बहुत ज्यादा नहीं, आंसर बताओ। 55 करोड़ 10 लाख। सुनो 55 करोड़, अब 10 लाख छोड़ो, मैं सीधा 55 करोड़ ले देता हूं, चलेगा? 55 करोड़ रुपया ये कंपनी कहां कहां से लाएगी? अब इनको क्लास समझ में नहीं आ पाएगा, अब नहीं समझ में आ पाएगा, क्लास आगे बढ़ गया। चलिए 55 करोड़ रुपया, कितना रुपया? 55 करोड़। अब बताओ ये कंपनी 55 करोड़ रुपया कहां कहां से अरेंज करेगी? ठीक, यस। कंपनी कितना पैसा फ्री जब से उठाएगी? या बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से उठाएगी, या बोलो प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इश्यू। कोई अगर अर्लियर इश्यू आया होगा, प्रोवाइडेड वो इक्विटी शेयर का ना हो, याद है? कोई डिवेंचर का हो, बॉन्ड का हो, प्रेफरेंस शेयर का हो। इक्विटी शेयर का बायबैक है तो इक्विटी शेयर का प्रोसीड्स अपने अर्लियर इश्यू होना नहीं चाहिए। तो ये 3 अकाउंट से पैसा उठा सकती है कंपनी। मान लो इधर देखो,
इस कंपनी के फ्री रिजर्व्स में 40 करोड़ रुपया है, तो क्या कंपनी यूज कर सकती है? यस। इस कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है, क्या कंपनी यूज कर सकती है? यस। तो 40 10 50 एंड प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू से कंपनी को कितना उठाना है? 5 करोड़। अब बताइए, अच्छा जरूरी कि इसमें इतने इतने पैसे ही थे? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कंपनी इतना इतना उठा रही है। कितना पैसा निकाल ली फ्री रिजर्व से? एसपीए से कितना निकाल ली? और प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू से? ठीक है, कंपनी का अपना हो गया अरेंजमेंट। अब कंपनी आराम से क्या कर सकती है? बायबैक। अब जो सेक्शन 69 पे मैं आया हूं, सेक्शन 69 पर आ रहा हूं ना। अब सुनो सेक्शन 69 का टारगेट क्या है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट। बाद में मैं लाइन बाय लाइन टैली करा दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट। अब मैं इसमें क्या ला रहा हूं? सेक्शन नंबर 69। एकदम कंसंट्रेट करो, इधर उधर मत देखना कोई बच्चा। सेक्शन 69 का कहना है कि जितना पैसा आपने, जरा पढ़िए तो 69 को जरा देखिए तो, थोड़ा सा चेयर बगल में कर लो, चेयर बगल में कर लो। उसमें क्या लिखा, कहां कहां से कंपनी पैसा उठाई है? देखो तो, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये लिखा है। जितना पैसा उसने उठाया है कहां से? फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक्चुअली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी इस सेक्शन के लिए फ्री रिजर्व्स ही माना जा रहा है। तो इन टोटल देखा जाए तो फ्री रिजर्व्स, जितना पैसा आपने कहां से उठाया? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक फ्री रिजर्व्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, उतने पैसे का आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा सीआरआर। अब सुनिए, पहले ध्यान से सुनना। तो जल्दी बताओ, हमने फ्री रिजर्व से कितना निकाला? एसपीए से कितना निकाला? तो 40 प्लस 10 कितना हुआ? तो सुनो, 50 करोड़ रुपए का तुम्हें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा सीआरआर। तो 50 करोड़ रुपया कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बात समझ में आ गया? ये सेक्शन कहता है। अब बात ये आती है कि सर इसके पीछे रीजनिंग क्या है। बात समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिए, पहले सेक्शन समझ में आ गया। सेक्शन 69 का कहना है बायबैक के पर्पस में जितना पैसा आपने कहां से निकाला? फ्री रिजर्व से निकाला या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से निकाला? हमने कितना निकाला था इसमें? 50 करोड़। 40 10 50। तो 50 करोड़ रुपया के नाम से एक अकाउंट खोलेगा जिस अकाउंट का नाम होगा सीआरआर, और उसमें आपको ये 50 करोड़ रुपया डालना पड़ेगा। अब देखिए, अब कुछ लोग क्या कहेंगे, पहले इस चार्ट को उतार लीजिए आप सेक्शन 69 के सामने। एकदम लाइव केस है ये, एकदम लाइव केस है ना। कौन सी कंपनी का देखा हमने? ये स्पोर्ट्स किंग का देखा ना। थोड़ा स्पीड में कर लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं टोटल कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? टोटल बायबैक कंसीडरेशन। कंपनी अगर बायबैक करेगी तो उसमें कितना कंसीडरेशन पे करेगी शेयर होल्डर को? 55 करोड़। टोटल बायबैक कंसीडरेशन इज 55 करोड़, और ये अरेंज किया जा रहा है 3 अकाउंट से। फ्री रिजर्व से निकाला जा रहा है 40 करोड़, एसपीए से निकाला जा रहा है 10 करोड़, प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू से निकाला जा रहा है 5 करोड़। पर सीआरआर आपको कितने का बनाना है? सिर्फ 50 करोड़ का। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आपने कहां से उठाया? फ्री रिजर्व और एसपीए, सिर्फ उतना ही का सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू वाले का कोई मतलब नहीं। ठीक है, याद रहेगा। थोड़ा जल्दी से उतार लो, फिर मैं बताता हूं। ये सेक्शन नंबर 69 का एग्जाम्पल है। तो this company had to create a CRR of rupees 50 crore. 50 crore क्यों? 50 crore is a combination of what? Free reserve plus SPA. याद आएगा, एकदम सिंपल है। तो जब भी कंपनी सेक्रेटरी बनना और अपने कंपनी में बायबैक करना, तो बायबैक के पैसे को अरेंज करते वक्त जितना पैसा फ्री रिजर्व से निकालना या एसपीए से निकालना, उतने पैसे का तुरंत क्या क्रिएट कर देना? सीआरआर क्रिएट कर देना, जिससे कि बैलेंस शीट आपका क्या रहे? बैलेंस रहे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, कुछ बच्चे बोलेंगे, अब उसका जवाब मैं दे देता हूं। ये कर लिया तुम लोगों ने? चलो, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर आप यहां कहते हैं कि सर जितना पैसा आपने निकाला फ्री रिजर्व्स और एसपीए से, उतने का एक और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें इतना पैसा डालना पड़ेगा, तो ये बायबैक में तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा कंपनी का। मैं बता रहा हूं कैसे। 55 करोड़ रुपया तो कंपनी शेयर होल्डर को देगी, प्लस आप बोल रहे हैं जितना पैसा उठाओगे कहां से? फ्री रिजर्व्स और एसपीए से, उतना पैसा तुम्हें सीआरआर में भी डालना पड़ेगा। तो 55 करोड़ कर दिया बायबैक में खर्च, और इतना पैसा डाल दिया सीआरआर में। तो कंपनी ने, इसका मतलब कितना हो गया? ये तो 105 करोड़ होगा तब जाके कंपनी बायबैक कर पाएगी।
तो कहा सर जितना पैसा फ्री जब से निकाला, जितना एसपीएस से निकाला उतना डालना ही है सीआरआर में, तो फिर निकाला क्यों? बात समझ में आ रहा है? आप बात नहीं समझ पा रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये अजीब बात है कि नहीं बात है? आप बोल रहे कि जितना पैसा आपने कहां से निकाला, फ्री जब से और एसपीएस से, उतने ही पैसे का एक अकाउंट बना के आपको सीआरआर में उतना पैसा डालना पड़ेगा। तो उतना पैसा डालने के लिए उतना पैसा होना भी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास 105 करोड़ होगा तभी तो सब कुछ हो पाएगा। 55 करोड़ हम शेयर होल्डर्स को देंगे बायबैक में, और बाकी पैसा हम डालेंगे कहां? सीआरआर में। तो सुनो जरा ध्यान से, बड़ा मुश्किल नहीं, अजीब बात नहीं, मजाक नहीं चल रहा है। एक बात बताइए, कह रहा है जितना पैसा तुम निकालोगे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो बायबैक में हम खर्च करने के लिए निकाले हैं ना, बायबैक में हम शेयर होल्डर को देने के लिए निकाले हैं ना। आप कह रहे उतना ही पैसा सीआरआर में डालो, तो फिर हम निकाले क्यों भाई? ये अजीब बात नहीं है? तो आप समझो कहानी। एक्चुअली ये जो सीआरआर है ना, रियल अकाउंट नहीं है, ये फिक्टिशियस है। इसमें सच में पैसा नहीं जाता है, ये सिर्फ एंट्री है। सिर्फ क्या है? एंट्री है। तो पहले ये समझ में आ गया। तो ये जो सीआरआर है लिख लो, एक वर्ड होता है रियल अकाउंट। बचपन में अकाउंट तुम लोग ज्यादा जानते हो। क्या रियल अकाउंट में सच में पैसा होता है? अरे रियल अकाउंट में सच में होता है, लेकिन जो फिक्टिशियस होता है उसमें पैसा होता है क्या? फिक्टिशियस को तुम लोग क्या बोलते थे वहां? नॉमिनल बोलते थे, जिसे पैसा नहीं डालते थे। अरे कोई इतना भी अकाउंट नहीं पर क्या हो क्या तुम लोग? कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें सच में पैसा नहीं होता था उसको क्या बोलते थे? नॉमिनल। फिक्टिशियस नहीं बोलते थे। फिक्टिशियस कभी सुना ही नहीं तुमने? नॉमिनल या नोशनल? अच्छा ठीक है, चलो नॉमिनल बोलते हो तो चल ठीक है, लिख लो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब इसमें कोई पैसे नहीं होंगे। अरे नॉमिनल फिक्टिशियस भी चलता है। फिक्टिशियस का मतलब होता है झूठा, है ना, जो सच में एग्जिस्ट ना करे। तो ये फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस का मतलब इसमें सच में पैसा डाला नहीं जाएगा। सच में पैसा डाला जाएगा तो निकाले क्यों फिर? नहीं समझे? ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये बात समझ में आ गया आपको। अब एक बात बताइए, ये जो सीआरआर नाम में से लग रहा है रिजर्व है, नाम से क्या लग रहा है? रिजर्व। तो रिजर्व का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा, लेकिन इस रिजर्व में बोलने के लिए पैसा डाला गया, पर पैसा सच में तो है नहीं। तो इसका इस्तेमाल भी उसी जगह पे होगा जहां पैसे की जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहां लिखा है, यहां से अलग कर दो। यहां लिखा है सीआरआर में बी अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब यूज लिखो, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। अप्लाइड का मतलब यूज। ये सिर्फ यूज हो पाएगा ओनली इन बोनस इश्यू। और तुमको याद होगा बोनस इश्यू जो होता है उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वहां शेयर मुफ्त में दिए जाते हैं। तो ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल जिसमें पैसा नहीं है, ऐसे जगह करवाया है जहां पैसे की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताइए आप। तो इसलिए बोला सीआरआर का इस्तेमाल बस एक जगह हो सकता है। बोलो कहां? ओनली इन बोनस इश्यू। क्योंकि और किसी जगह आप इस्तेमाल करोगे तो पैसा रहेगा ना, अब पैसा तो है नहीं इसमें, तो कैसे इस्तेमाल होगा? तो ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल जिसमें पैसा नहीं है उस जगह पे इस्तेमाल कराया गया जहां पैसे की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो कभी बोनस इश्यू होगा तो सीआरआर को राइट ऑफ कर देना उससे। किससे? बोनस इश्यू से। सीआरआर खत्म हो जाएगा। बनाना इसलिए होता है, देखो अब इसमें ज्यादातर आप अकाउंट्स के जो टीचर होंगे ना, जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं प्रॉपर अकाउंट्स, उनसे आप पूछिएगा, वो आपको डिटेल में बताएंगे। ये बैलेंस शीट को टैली करने के लिए होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जितना आप बायबैक नहीं करते हैं उससे ज्यादा पैसा निकल जाता है बायबैक में। क्योंकि बायबैक में शेयर तो डाउन होता है फेस वैल्यू से, पर पैसा निकल जाता है मार्केट वैल्यू पर। तो तुम्हारा जो फ्री रिजर्व वाला साइड है ना वो हिल जाता है। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं। खैर वो डिटेल में आपको अकाउंट्स के टीचर समझाएंगे। सेक्शन 69 दो बातें कहता है, मैं रटवा दे रहा हूं, सबको समझा चुका हूं, आधा घंटे से समझा ही रहा हूं। अब उसको रट भी लो, चूंकि एग्जाम में लिखना है। सेक्शन 69 का कहना है जितना पैसा बायबैक में आप निकालेंगे फ्री रिजर्व से और एसपीए से, उतने ही पैसे का आपको क्या क्रिएट करना है? एक अकाउंट जिसका नाम क्या होगा? सीआरआर। और मैं अपने तरफ से जोड़ दिया, सीआरआर रियल अकाउंट नहीं है, इसमें सच में पैसा डाला नहीं जाएगा। अब दूसरी लाइन बता रहा हूं, अब सच में पैसा है नहीं तो इस्तेमाल ऐसे जगह करोगे जहां पैसे की जरूरत ना हो। तो पैसे की जरूरत कहां नहीं होती है? बोनस इश्यू में। क्योंकि बोनस इश्यू में शेयर्स मुफ्त में दिए जाते हैं, तो वहां पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। तो सीआरआर का बस एक इस्तेमाल है, दैट इज बोनस इश्यू। बोनस इश्यू जब होगा कंपनी में तो उसी में इस्तेमाल दिखा के इसको राइट ऑफ कर देना, अकाउंट को खत्म कर देना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद रहेगा? बस इतना ही कहानी था। सेक्शन 69 खत्म। अब हमारे हैं सेक्शन नंबर 70 पे। आ जाओ, हेडिंग बोलो। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है उनको कम से कम 69, 70 ये सब तो समझ में आएगा, उतना तो समझ में आ ही रहा है। 70 बोलो, हेडिंग।
देखो वो बच्ची नहीं बोल रही, देखो बोलो। सबसे कोने में जो लेट आई थी वो नहीं बोली, मैंने देखा उसको, बोल दिया, ठीक है। प्रोहिबिशन फॉर बायबैक, फेस टू फेस का मजा यही है कि जबरदस्ती पढ़ा दूंगा, समझ में आ गया ना। कहा हमें जबरदस्ती पसंद नहीं, केस करेंगे आप पर, कोई बात नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को इतना इज्जत तो इस देश में है कि पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत जबरदस्ती कर सकता है। चलिए जी, अब मैं आपको वो सिचुएशन बताने जा रहा हूं जहां कंपनी, बताइए नेगेटिव लिस्ट है पॉजिटिव है? नेगेटिव। अगर 70 में तुम फॉल कर गए तो तुम बायबैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको मना किया गया है क्या करने से? बायबैक करने से, है ना। सेक्शन नंबर 70 याद रहेगा। चलो आ जाओ। अब देखो इसका लैंग्वेज देखोगे तो शुरू से नेगेटिव किया हुआ, नो। अरे शुरू से नेगेटिव है ये। नो कंपनी का मतलब ये नेगेटिव लिस्ट है। क्या है? नेगेटिव लिस्ट है, प्रोहिबिटेड लिस्ट है, मतलब ये कंपनीज बायबैक नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कौन कौन सी कंपनीज है। कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती। अब इसका क्या मतलब है सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। बायबैक कहने का मतलब ये होता है कि जहां से शेयर चला वहीं वापस आए, तब ना हुआ बैक, तब ना बैक हुआ यार। अच्छा तुम घर से आज कोचिंग आए हो, अब कोचिंग से मालूम चला चूंकि वीक चल रहा है कुछ, कोचिंग से तुम किसी और के साथ होके, हम दो हमारे पता नहीं क्या होंगे, सुनिए कहीं और निकल गए तो बायबैक माना जाएगा? क्यों, गया हुआ ही माना जाएगा घर के हिसाब से। तो भाई बैक तब हो गए जब तुम घर से चले और घर ही वापस लौटे। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो यहां पे कंपनी ने शेयर बेचा तो कंपनी के पास शेयर वापस आएगा तब ना वो बायबैक माना जाएगा। अच्छा कंपनी ऐसे करिए, इधर देखो, इधर देखो, शांति से सुन लेना, बाद में पूछोगे सच्चा भी पूछ लो। देखो इधर मैं बोल रहा हूं इस बच्चे को, ये देखो ये शेयर होल्डर है मेरा, मैं इसको बोल रहा हूं कि तुम अपना शेयर मेरे सब्सिडरी को दे दो, ये सब्सिडरी है, ठीक है, तुम मेरा वाला शेयर मेरे सब्सिडरी को दे दो, पेमेंट मैं कर दे रहा हूं, पेमेंट मैं कर दे रहा हूं। तो ये थोड़ी हुआ यार, अगर इसके हिसाब से देखें तो इसे बाय हो गया, बस इसने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट मैंने कर दिया। पेमेंट से क्या फर्क पड़ता है, शेयर वापस कहां पहुंचा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वापस थोड़ी पहुंचा, तो एक तीसरे जगह पहुंच गया। नहीं समझ में आया? मैंने दिया इनको, इन्होंने दिया इनको, अरे भाई मैंने इनको दिया, ये मुझे वापस देते तब ना बायबैक होता है। तो सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक चलेगा नहीं। बायबैक का मतलब आपसे शेयर गया, आपके पास ही वापस आना चाहिए। पहले ये समझ में आ गया। आगे इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू भी बायबैक नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब फिर वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, तुम मेरा शेयर मेरे इन्वेस्टमेंट कंपनी को दे दो, पेमेंट मैं कर देता हूं, ये सब चलने वाला नहीं। बायबैक का सिंपल सा इंग्लिश है भाई, इंग्लिश का हिंदी, जहां चला वहीं वापस आए, तब ना बैकवर्ड चलेगा। तो सुनो, दो हो गया। कोई भी कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, याद रहेगा। चलिए जी थर्ड नंबर पे, अब देखो ये कंपनी, जब आप बायबैक करते हैं तो दुनिया को क्या इंप्रेशन देते हैं, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लुटा रहे हैं पैसा, है ना, लुटा ही रहा है ना। अब इस कंपनी को नहीं देख रहे हो, जो कंपनी अभी हमने देखा, कौन सी कंपनी थी, स्पोर्ट्स किंग, ये था, कितना पैसा खर्च कर रही है बायबैक में, 55 करोड़। आज ये बताइए, शेयर्स का बायबैक करना मैंडेटरी तो है नहीं, कंपनी अपनी मर्जी से कर रही है। इसका मतलब तुम दुनिया को ये इंप्रेशन दे रहे हो कि 55 करोड़ तुम्हारे पास है और उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, तभी तो तुम उसी पैसे से शेयर खरीद के फाड़ के फेंक रहे हो। शेयर फाड़ के फेंकना मैंडेटरी थोड़ी है, ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं आप। तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, पैसा लुटा रहे हो, अरे भाई जो तुम्हारी लाइबिलिटी है पहले उसको पे ऑफ करो ना। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इस बात पर मेरे पापा की एक बात बड़ी याद आती है, और तुम लोग जो हो, तुम लोग को भी माता पिता की कभी कभी बात बुरी लगती होगी, मुझे भी लगती थी, इस एज में ऐसे ही होता है। ऐसे तुम लोग से 1-1.5 साल ही ऊपर नीचे हूं मैं, अगर मैं कोरोना का पीरियड हटा दूं 3 साल और सैटरडे संडे हटा दूं, है ना। मुझे आज तक याद है जब मैं दिल्ली आया तो उस समय मेरे पास फ्लैट नहीं था, तुम लोग को मेरे बारे में बहुत कम मालूम है। जिस ऑफिस में मैं रहता था, मैं जिस ऑफिस में मेरा कोचिंग था, उसी ऑफिस के एक रूम में मैं रहता भी था, रेंट पर था, और उसी में मैं रहता भी था। मेरी तो ऐसी ऐसी हालत होती थी कि तुम क्या सोचोगे। अभी जो कि स्टैब्लिशमेंट मन चल रहा है इसलिए मुझे याद आता है सब। और मुझे याद है कि स्टाफ भी नहीं होता था, स्टाफ आता था 9-8 बजे और मेरी क्लास होती थी 7 बजे। तो मैं जल्दी से गेट खोल के और झाड़ू मार के अपने ऑफिस का खुद से अपने रूम में चला जाता था कि कोई बच्चा अगर आए सुबह सुबह तो उसको मैं झाड़ू मारते हुए ना दिखूं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट उठा, अब लेट उठा और बच्चा एकदम आने पर था, तो मैं जल्दी से नहाया और नहा के टॉवेल ही, मतलब लगभग मैं क्या बोलूं, मैं सुनो उतने में ही था, लगभग उतने में एक बच्चा नॉक कर दिया गेट, क्योंकि टाइम हो गया, 7:30 बजे क्लास होती थी। अब मैं क्या करूं, मैं 10 मिनट पहले चुपचाप खड़ा रहा कि बच्चा वापस जाए नीचे। वो वापस गया, तो दौड़ते दौड़ते गेट खोल के भाग के अंदर आ गया।
तब वो जब वापस आया तो उसका गेट खुला हुआ मिला, फिर मैं तैयार हुआ होकर बाहर निकला। तो ऐसा भी दिन मैंने देखा है। तो मैं उस समय रेंट पे रहता था, और मतलब रेंट पे जिस ऑफिस में था उसी ऑफिस में एक रूम में रहता था मैं। बच्चे को क्या मालूम मैं किस रूम में रह रहा हूँ। तो ये कहानी था। तो अब उस केस में क्या हुआ कि मैंने कार का बड़ा शौक था मुझे उस समय, तो मैंने एक कार खरीदना चाहा। मेरे पापा ने ऐसा बात बोला, मुझे इतना बुरा लगा। उन्होंने फोन पे क्या बोला, घर तो है नहीं तुम्हारे पास, कार खरीद रहे हो। मुझे ये बात बहुत, आप समझ रहे हो, आप अगर उस समय एज में ऐसा लगेगा कि हम अपने पैसे से खरीद रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों कमेंट बाजी करते रहते हैं। कभी कभी माता पिता की बातें ना टॉन्ट की तरह लगती हैं। नहीं, और उन्होंने मुझे नहीं बोला, किसी और को बोला कि मेरा बेटा देखिए पागल हो चुका है और ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो और बुरा लगता है फिर, है ना। कोई और आपको फोन करके बोले कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हारे पापा बोल रहे थे घर तो रहने के लिए है नहीं, कार खरीद रहे हो, रखोगे कहां कार। मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पहले घर चाहे एक ही रूम का क्यों ना हो, पहले अपना घर होना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजें होनी चाहिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उस समय मैं तुम्हारे एज का था, खून गर्म। पापा बोले इधर से खून उबाल मार रहा है, इधर से खून उबाल मार रहा है, पापा की बातें बुरी लग रही हैं। इन सब एज में ज्यादा इज्जत का जाता है लोगों का, जिसमें इज्जत है नहीं। वो क्या बोलते हो तुम लोग, ईगो। ईगो प्रॉब्लम खूब होता है तुम में। अरे ईगो होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तुम लोग का बैलेंस शीट बना दूं, ऑलरेडी टैलीड है 0/0। तुम्हारे नाम का बैलेंस शीट तो 0/0 ही होगा अभी, वो जो भी वो माता पिता का है ना। लेकिन ईगो लेवल तुम्हारा अगर चेक हो तो आसमान छू रहा है। और हम लोग देखिए इतना बैलेंस शीट मजबूत बनाने के बावजूद, अब कहते हैं ना जिस पेड़ पौधे पे फल लग जाते हैं वो धीरे धीरे झुकने लगता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो वही बात यहां पर है। इस कंपनी को भी मेरे पापा की जरूरत है ना, कि मेरे पापा टॉन्ट मारने में नंबर 1 है। अब देखिए बहुतों को लगता होगा उनके माता पिता टॉन्ट मारते, लेकिन उनका टॉन्ट भी प्यार होता है और सीख होता है। हम उस समय समझ नहीं पाते, बाद में समझ में आता है। अब देखिए ये कंपनी क्या कर रही है, देखो इधर देखो, इधर देखो। ये कंपनी बायबैक करना चाहती है, क्या इंप्रेशन दे रही है दुनिया को, बहुत पैसा मेरे पास। और हालात देखो इसका, हालात इधर देखिए। डिपॉजिट का रीपेमेंट होना था और उसके ऊपर क्या होना था, इंटरेस्ट पेमेंट। डिपॉजिट होता है जैसे कंपनी एफडी लेती है, तो एफडी को वापस करना होता है, और एफडी के ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। मालूम चला कंपनी उसमें क्या की हुई है, बताइए। मतलब जो तुम्हारी मैंडेटरी लायबिलिटी है वो तो तुम पूरा नहीं कर रहे और यहां पैसा उड़ा रहे हो। अगला और सुनिए, डिबेंचर का रिडेम्पशन होना था, नहीं किए। प्रेफरेंस शेयर का क्या करना था, रिडेम्पशन नहीं किए। रिडेम्पशन वर्ड दोनों के लिए, किसके लिए, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, तो डिपॉजिट के ऊपर 2 वर्ड बोला, बोल कौन कौन, रीपेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं दिया। रिडेम्पशन 2 चीजों का, डिबेंचर का रिडेम्पशन होना था, नहीं किया। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होना था, नहीं किया। अब बताओ ये सब गलत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगला, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना था, तुमने डिविडेंड डिक्लेयर होने के बावजूद नहीं दिया। तुमने लोन लिया था बैंक से, उसका क्या करना था, रीपेमेंट, उसके ऊपर क्या पे करना था, इंटरेस्ट। अब बताइए ऐसी ऐसी लायबिलिटी पर डिफॉल्ट किए हुए हो और यहां पैसा उड़ा रहे हो। अरे पहले इन सबको पूरा करो ना यार। अरे ये सब में कोई गुस्सा उत्सा हो गया तुम्हारा वाइंडिंग अप करा देगा, अच्छा नहीं करा देगा। अच्छा बैंक का तुम पैसा वापस नहीं कर रहे हो, बैंक का तुम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो लोन पे, क्या बैंक क्रेडिटर नहीं है तुम्हारा, क्रेडिटर वाइंडिंग अप पिटीशन नहीं लगा देगा, यार मौत हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पैसा उड़ा रहे हो तुम, हैं। पहले इनका पैसा वापस करो, उसके बाद बायबैक होगा। ये मैंने सेक्शन 70 बोल रहा, कौन बोल रहा है, 70। तो ऐसी डिफॉल्ट्स अगर कंपनी में दिखाई दे रही हैं तो उस कंपनी को बायबैक करने नहीं दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा, जो 55 करोड़ रुपया बायबैक में खर्च कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, तुम शेयर होल्डर का पैसा वापस ना करो चलेगा, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा वापस करने की जरूरत नहीं होती, आप चाहो तो वाइंडिंग अप में दो, लेकिन ये सब तो तुमको देना बनता है ना। तो उस 55 करोड़ को यहां डाइवर्ट करो और अपना बैलेंस शीट क्लीन करो और इन लाइबिलिटीज को खत्म करो। सही बोलना कि नहीं बोलना, पहले बताइए आप। तो याद रखिए, बोलो तो कौन कौन सी कंपनी को बायबैक करने से मना किया गया, 3 कंपनी। पहला इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अपने सब्सिडी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते, अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते, और अगर आपने मॉनेटरी डिफॉल्ट किया, कहीं लिख लो एक वर्ड, कौन सा वर्ड, मॉनेटरी डिफॉल्ट लिखो, मॉनेटरी डिफॉल्ट। मॉनेटरी डिफॉल्ट में बता ही दिया था, डिपॉजिट है इंटरेस्ट नहीं दिया, रीपेमेंट नहीं किया, डिबेंचर है प्रेफरेंस शेयर है उसका रिडेम्पशन नहीं किया, इक्विटी शेयर होल्डर उसको डिविडेंड नहीं दिया, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया उसको रीपेमेंट नहीं किया, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया। ये सारे कौन से डिफॉल्ट है, मॉनेटरी डिफॉल्ट। अगर मॉनेटरी डिफॉल्ट सबसिस्ट कर रहा है, मतलब चल रहा है, तो आपको फिर बायबैक करने नहीं दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा आप इन पर पहले ध्यान दो, बायबैक बाद में करना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये सारी गलतियां हुई हैं, ये जो 3rd नंबर वाला है मॉनेटरी डिफॉल्ट,
पर ये हुई थी और उस गलतियों को ठीक किए हुए भी 3 साल गुजर चुके हैं, तो क्या फिर अब अलाउड हो जाएगा? जैसे यहां देखो लिखा हुआ है इसी का राइटर है, राइटर का मतलब एक्सेप्शन, इसी का राइटर है, ऐसे टिक मारो। इसलिए बुक होना बहुत जरूरी है। बुक आ चुकी है मालूम है ना, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस सबकी बुक आ चुकी है। अब रिसेप्शन पे जाकर ले लेना जिनको नहीं मिला। तुम लोगों को भेजा तो था मैंने व्हाट्सएप पे, बुक आ चुकी है, बुक मिल गई है ना सबको, नहीं तो इस ब्रेक में जाकर लेके चले आना सब। बुक की बहुत जरूरत होती है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ना। आइए अच्छा सुनो, ये सारी की सारी डिफॉल्ट हुई थी, पर इसको हम रेमेडी कर दिए। रेमेडी का मतलब ठीक कर दिए, और ठीक किए हुए 3 साल गुजर चुके हैं। बोलो, ठीक किए हुए 3 साल गुजर चुके हैं। तो अच्छा, गलती हुए हुए 3 साल गुजर चुके हैं या गलती को ठीक किए हुए 3 साल गुजर चुके हैं? ठीक किए हुए 3 साल गुजर चुके, तो 3 साल के बाद आप वापस अलाउट हो जाओगे। तो सुनो इधर देखो, हम 2023 में है ना। अब ऐसा ऐसा आता ही है कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। अब ऐसे ऐसे ईयर आ रहे हैं, पूरा लंबा बोले 2023, सच है 2023 में। तो हम 2023 में हैं। अच्छा सुनो, यहां पे हम बायबैक करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा हिस्ट्री चेक हुआ, हमसे 2005 में गलती हुई थी और उसको 2009 में हमने ठीक कर दिया था। अब बोलो, ठीक किए हुए कितना साल गुजर चुका है यार? बहुत ज्यादा, 3 साल से तो ज्यादा ही साल गुजर चुका है। तो यार ना, गलती से 3 साल मत गिनना, गलती ठीक किए हुए से 3 साल गिनना। अगर 3 साल गुजर चुके हैं तो अच्छा 2023 में बायबैक करने जा रहे हैं। गलती हुई थी 2005 में, पर उसको ठीक किया गया है 2021 में। क्यों? क्योंकि अभी 3 साल गुजरे नहीं है। मतलब इसका मतलब गलती को ठीक करने के बाद भी उस गलती का जो पाप है वो आपके सर पर 3 साल तक रहता है। 3 साल के बाद ही आप अलाउड हो पाएंगे, याद रहेगा। चलिए जी, और भी है, आ जाओ। याद रखना, 4 सेक्शन का नाम ले रहा हूं। अगर इस 4 सेक्शन का डिफॉल्ट हुआ है तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते। सेक्शन 92, 123, 127, 129। क्या क्या बोले, क्या बोले? कौन सा गाली दिया आप इतना जल्दी में? सेक्शन 92, 123, 127, 129। 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 बोलो तो, थोड़ा इमोशन में बोला करो। कुछ बच्चा तो इतना मतलब जिंदगी से दुखी है। 92, 123, 127, 129। सेक्शन 92, 123, 127, 129। कितनी दुखी हो तुम? क्या हो गया तुमको? बोलो बोलो तुम। सेक्शन 92, 123, 127, 129। बोलो। जो नहीं बोल रहा है ना, एक अच्छा गाना चल रहा है उसको खो देगा वो। सेक्शन 92, 123, 127, 129। बोलो तो। क्या बात है? यो यो है। एक बार सारे लोग दम से जोर से बोलो तो। वाह वाह, क्या बात। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और मेरा बच्चा सब एकदम खुश हो गया, सेक्शन 92, 123, 127, 129, यो। अगर ऐसे कर दिया, कहेगा पहला बच्चा ऐसा देखा सीएस में जो खुश होकर लिख रहा है। एक्चुअली ये 4 सेक्शन तुम्हें याद हो गए होंगे मुझे लगता है। सेक्शन 92, 123, 127, 129 याद हो गया। अब सुनिए आप, अब इन चारों सेक्शन के अपने अपने चैप्टर्स हैं। चारों सेक्शन के अपने अपने चैप्टर्स हैं। अब ये चारों सेक्शन में यहां क्यों पढ़ाऊंगा? ये सेक्शन तो ये बोल रहा है 70 कि इन 4 सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो हम बायबैक आपको नहीं करने दें। तो इन सारे सेक्शंस के अपने अपने चैप्टर्स होंगे, हम वहां पे उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये चारों सेक्शन सीएस से जुड़ा हुआ है। 92 एनुअल रिटर्न, इसमें सीएस साइन करता है, आपको मालूम है, कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इसमें भी कंपनी सेक्रेटरी का ही साइन है। सेक्शन 127 पनिशमेंट टू फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी को भी बहुत बार जेल जाना पड़ सकता है। 129 बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बचपन से जान रहे हो सीएस के साइन के बिना वो वैलिड माना नहीं जाता है।
तो ये 4 सेक्शन है, इसी अलग अलग चैप्टर्स हैं, जब उस चैप्टर्स में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी से सेक्शन का नंबर एक बार फिर से बोलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, जहां घर पहुंचे बेटा क्या पढ़े मम्मी। सेक्शन 92, 123, 127, 129, एक थप्पड़ तराक से हीरो बन रहा, हीरो बन रहा, हीरो बन रहा है। चलिए, तो मुझे 70 पूरा याद हो गया। अब मैं बताऊं, कोई कंपनी अपनी सब्सिडी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, कोई कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, किसी कंपनी में अगर मॉनेटरी डिफॉल्ट हुए हुए हैं तो बायबैक नहीं कर सकती, बशर्ते मॉनेटरी डिफॉल्ट को रिमेडिड किए हुए अगर 3 साल गुजर चुके हैं तो कंपनी फिर बायबैक कर सकती है। बाकी अगर 4 सेक्शन का आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। सेक्शन 92, 123, 127, 129 याद रहेगा। मतलब ये 4 सेक्शन ज्यादा याद हो गया, 70 तो नहीं भूल गए तुम लोग। ये बातें कहां लिखी गई हैं? 70 में। अच्छा, कौन बच्चा पूरा 70 बता देगा? सेक्शन 70 बता दोगे? देखिए, मैंने 2 सेक्शन अभी कराए हैं, 69 एंड 70। अगर कोई बच्चा ये दोनों सेक्शन मुझे बता गया अच्छे से पूरे एकदम, तो उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। आपको मालूम है, एस्टैब्लिशमेंट डे के उपलक्ष्य में मैं 60 बच्चे को गिफ्ट दे रहा हूं, 60 बच्चे को। उसमें से अब कुछ बच्चों को आज गिफ्ट मिलेगा। बड़ा सा गिफ्ट हाथ में आ रहा है, क्या करूं? नहीं, छोटा बड़ा सा गिफ्ट हाथ में आ गया, क्या करूं? चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। सेक्शन 69, 70 जो बच्चा बताएगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी से भी पूछूंगा। मैं ज्यादातर टारगेट पे उसको रखा हूं जो आज लेट आया है और जिनकी फर्स्ट क्लास। अभी अभी किसी और को आज मिलेगा मौका, देखो क्या होता है। तुम करो, क्या पता तुमको उठा लूं। देखता हूं, देखता हूं। D2H वाले बच्चे तुम लिख दो पूरा 69, 70 आज। दिखा दो फेस टू फेस वाले को कि तुम में है दम, क्योंकि तुम हो सिंघम। चलिए, हो गया। वंशिका नाम है ना तुम्हारा? CHWT में ही पढ़ती थी ना तुम? यस, ये बच्ची मेरा इंटरव्यू ली थी CHWT में, है ना, इसलिए मुझे इसका नाम याद रहता है। वंशिका और इसकी एक दोस्त और थी, दिव्या कहाँ है? नहीं आई। तो मैं दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछता और ज्वाइंट गिफ्ट देता, लेकिन ये क्रांतिकारी कदम नहीं हो पाएगा लग रहा है ना। चलो 69, 70 पूरा बताओ वंशिका। ठीक है, 69 बता दिए। एक सेकंड रुको। एक्चुअली एक बात ध्यान देना तुम लोग, अभी तुम लोग का कॉपी चेक कर रहा था, अभी टेस्ट लिया था ना मैंने। ये इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन है फ्राइडे को। फ्राइडे को 1 बजे का हम सब भाग जाएंगे, हम नहीं आएंगे क्लास में। उस दिन रिजल्ट बताऊंगा जो टेस्ट लिया था मैंने, उसमें जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनको गिफ्ट भी दूंगा। तो मैं कॉपी चेक कर रहा था,
एक बच्चा डिट्टो, मैं जब कॉपी चेक कर रहा था तो मुझे लगा नीतीश कुमार जायसवाल वहां बोल रहा है। वो क्या किया, मुझे समझा रहा था बैठ के, ऐसे लिखा था। आप तो जानते हैं कि एमसीए में पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अरे भाई, टीचर कुछ भी समझाने के लिए 100 कहानियां बोलता है, आपको 100 कहानी एग्जाम में थोड़ी लिखना है। नहीं, अब जैसे ये अभी मुझे समझाने लगी कि देखिए उसमें पैसा तो होता नहीं है, तो उसका खर्च भी वहीं होगा जहां पैसे की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या 69 में ऐसा लिखा हुआ है? अगर तुम सेक्शन पढ़े हो, बेयर एक्ट का लैंग्वेज पढ़े तुम, उसमें कहीं लिखा वैसे पैसा तो होता नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? तो आप एग्जाम में कभी भी समझाने मत लगिए। कॉपी चेक करने वाला सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको लीगल प्रोविजन मालूम है या नहीं। तो उस बच्चे ने पूरा मुझे समझा दिया, ऐसा ऐसा बात लिखा, लगा मेरे दादाजी का कॉपी चेक कर रहा हूं मैं। इसमें आप बच्चों को क्या होता है सीएस में, उसको सेटिस्फेक्शन होता है, हमने पूरा लिखा है, पर रिजल्ट आता है कंपनी लॉ 13 मार्क्स, एसबीसी 5 मार्क्स, उसको लगता है ये तो जुआ है, नीतीश कुमार जैसा सबसे बड़ा जुआरी है। ऐसा नहीं, आप लिखे हैं पर आपने वो नहीं लिखा जो उसको चाहिए। आप समझिए, उसको वो चाहिए जो बुक में लिखा हुआ है। तो बुक में जो लिखा उसको समझाने के लिए मैं कहानी बनाता हूं, और तुम मैं बताओ कॉपी में कहानी बना रहे हो। वो बच्चा मतलब क्लियर लिखा। आप तो जानते हैं कि एमसीए में प्रॉब्लम थी, बताइए एमसीए में प्रॉब्लम लिख दिया उसमें, अब बताइए मिनिस्ट्री को गलत ठहरा रहा है, वो छोड़ेगा? तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। इनको सिर्फ ये बोलना था कि सर जब भी पैसा निकालेंगे फ्री जब एसपीए से, उतना पैसा हम सीआरआर में डालेंगे, सीआरआर का बस एक जगह इस्तेमाल है, बोनस इशू, इतना बोल के छोड़ देना। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन नंबर 70 बताओ। आराम से रुकिए, ये कीवर्ड्स बोले जा रही है पर उसको सेंटेंस नहीं बना रही है। ये मुझे कीवर्ड दे रही है, कभी सेंटेंस बना के समझ लीजिए। तो तुम लोग भी एग्जाम में यही करोगे, तो कॉपी चेक करने वाला बोलेगा अगले बार फिर एग्जाम देना, देख लूंगा। इसको क्या बोलना चाहिए? सर कोई भी कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के थ्रू, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसने मॉनेटरी डिफॉल्ट किया है वो भी बायबैक नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि मॉनेटरी डिफॉल्ट को खत्म हुए भी अगर 3 साल बीत गए हैं तो कंपनी बायबैक कर सकती है। और उसको बोलने दो। हाँ सब मैंने कहा बोला, अभी बचा हुआ है, अभी तक तो राग बचा हुआ है ना? कंट्रोवर्सी नहीं, कॉन्ट्रावेंशन, ये तो अलग ही कहानी पहुंचा रही है, विवाद करा रही है। तो हाँ बोलो। रुक जाओ, मुझे मजा नहीं आया। तुम देखो, अगर तुमको ये गिफ्ट चाहिए तो वो जो मेरा राग है ना, उस राग में तुम्हें बोलना पड़ेगा। मजा तो इसी में है भाई, वो राग चाहिए मुझे, है ना? अब वो राग बोलो कि 4 सेक्शन हैं और वो 4 सेक्शन कौन से हैं, वो राग में चाहिए मुझे। क्या हो गया, इमोशन कहां रख दियो? सर हम कहीं यहां सारा इमोशन लाओ। सेक्शन 120 तो बोलता ही नहीं हूं मैं। अरे उसको बोलने दो। हाँ, अब थोड़ा सा तो बात बना है। सेक्शन 92, 123, 127, 129, ये है ना? चलिए आइए, यो करते हुए आओ। अच्छा हाँ जी, फोटोग्राफर जल्दी वो साइड करने के लिए सबको बोलो, गाली दो, निकाल निकाल हट, आ जाओ। चलो आगे आगे, थोड़ा सा आगे, ऐसे ऐसे थोड़ा क्लैप लैप भी कर दो तुम लोग। हाथ दोनों 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 हाथ से। ये ओनली फॉर सीएस नथिंग एल्स आ रहा ना? ठीक ठीक, ये आना चाहिए, है कि नहीं? ओनली फॉर सीएस नथिंग। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों ने D2H में पूरा लिख दिया यार। ये देखो कौन कौन है, श्रेयांश तिवारी, विनय वर्मा, सनी कुमार, बस। बाकी D2H वाला बच्चा सब नहीं लिख रहा है, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए जी, अरे 2 केस लो आ गए।
केस लॉ में करता हूं थोड़ी देर के बाद, पहले मिसलेनियस चीजें निकाल दूं। आ जाओ भाई, हेडिंग बोलो। जोर से नहीं बोल रहा यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तुरंत जो हमने पढ़ा वो था कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो बायबैक नहीं कर सकती। ये है कि कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिनका बायबैक नहीं हो सकता। दोनों में डिफरेंस है। अब कैसे डिफरेंस है? इसका मतलब अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें कंपनी बायबैक करेगी, बस इन सिक्योरिटीज का बायबैक नहीं करेगी, बाकी सिक्योरिटीज का बायबैक होगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पर बताओ, कंपनीज प्रोहिबिटेड है या सिक्योरिटीज प्रोहिबिटेड है? तो मेन वर्ड ये है। ठीक लगाया? बुक, बहुत बच्चों ने अभी भी बुक नहीं लिया यार। नहीं, ओल्ड सिलेबस की भी तो बुक आ गई कल, सिर्फ न्यू सिलेबस वाली आई है। अच्छा, मैंने देखा इतनी सारी बुक आई, मुझे लगा सब। अच्छा चलो, न्यू सिलेबस की बुक आ गई है बस। अच्छा चलो, अरे ओल्ड सिलेबस की बुक कब आ जाएगी? कल। अच्छा ठीक, ये सिक्योरिटीज पर टिक मारो। कर दिया? चलो, 4 सिक्योरिटीज हैं जिनका बायबैक नहीं हो सकता। पहला बोलो, लॉक इन सिक्योरिटीज। कुछ बच्चा आधे नींद में, कहां लॉकी, लॉकी कहां है? सब्जी बनाऊंगा आज। लॉकी है या लॉक इन है? सुनो, लॉक इन का मतलब होता है जितने दिन तक जो सिक्योरिटीज लॉक इन में होती है, इसका मतलब वो सिक्योरिटीज फ्रीज्ड होती है। क्या होती है? फ्रीज्ड। उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता। उनका क्या नहीं हो सकता? ट्रांसफर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनेगा, ट्रांसफर नहीं हो सकता तो भाई बायबैक भी नहीं हो सकता, क्योंकि बायबैक में भी शेयर होल्डर से कंपनी को शेयर ट्रांसफर ही तो होते हैं। तो जो शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते तो वो उसका बायबैक भी नहीं हो सकता, क्योंकि बायबैक ऑल्सो अमाउंट्स टू व्हाट? ट्रांसफर। ट्रांसफर फ्रॉम शेयर होल्डर टू कंपनी। तो याद रखिए, लॉक इन में ऐसे शेयर जो लॉक इन पीरियड में है। किसमें है? लॉक इन। लॉक इन पीरियड में जब वो रहते हैं तो इसका मतलब वो फ्रीज्ड है, उनका आदान प्रदान नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब लॉक इन के 100 कारण हो सकते हैं। तुम लोग को अभी तक में जितना तुम मेरे साथ पढ़े हो उसमें एक जगह तुम लॉक इन पढ़ चुके हो, 2-3 जगह पढ़ चुके हो। सोइट इक्विटी शेयर लॉक इन में रहता है 3 साल ना, सोइट इक्विटी शेयर 3 साल, इसॉप 1 साल। अब बताइए, इसका मतलब तुम दो तो तुम पढ़ ही लिए मेरे साथ, ये सब लॉक इन में रहेगा। लॉक इन मतलब वो ट्रांसफर उतने दिन तक नहीं हो सकता जितने दिन तक वो लॉक इन में है। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं बायबैक का ऑफर लेके आया, तुम सब मेरे शेयर होल्डर हो, तुम सबका शेयर ले लिया, इनका नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनके शेयर किस में चल रहे थे? लॉक। अच्छा, लॉक इन जब खत्म हो जाएगा तब मैं ले पाऊंगा, तब मैं ले पाऊंगा। लेकिन जब तक लॉक इन में है, जब शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो सकते तो उसका बायबैक भी नहीं हो सकता। याद रहेगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए जी, बी बोलो। पार्टली पेड अप शेयर, ये सेक्शन 68 ही मना किया बात। आपको याद है सेक्शन 68 ने बोला था कि पार्टली पेड अप शेयर का बायबैक हो नहीं सकता, सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर का क्या हो सकता है? बायबैक। अरे पार्टली पेड अप में तो अभी शेयर होल्डर का ही पैसा देना बाकी है, तो मैं कहां से पैसा दूंगा उसको? आगे बढ़े, तीसरा, डिस्प्यूटेड सिक्योरिटी केप्ट इन एबियंस। अब बहुत बच्चों को एबियंस ही नहीं मालूम है, मैं बताता हूं क्या होता है। इधर देखो, सीएस के एग्जाम में सुन लो, जो तुम लोग के साथ होगा, जो होगा वो मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मुझे कह रहा हूं 14th ईयर में आ गया हूं मैं, 13 साल, जून दिसंबर 26 बार, तो 26 बार तो मैंने पढ़ा लिया बच्चों को। मुझे मालूम होगा क्या तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी हुआ। जब मैं सीएस का एग्जाम दे रहा था तो जब क्वेश्चन पेपर मुझे मिला तो मुझे सब आता था, सब आता था, तभी ना सीएस बनाया। सब आता था लॉ के एग्जाम में, अकाउंट्स में तो नहीं आता था, ठीक है। लॉ के एग्जाम में मुझे सब आता था, पर 1-2 क्वेश्चन में मैं अटक जाता था। कैसे अटकता था सोचो, एक वर्ड ऐसा यूज कर लेंगे वो, तुमको उस वर्ड का मतलब ही पता नहीं होगा। अब वर्ड का मतलब पता नहीं है, तुम बस मन में आते कोई बता दे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव बताए तो नेगेटिव लिख दूंगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, बस उसी वर्ड में तुम अटक जाओगे। इसलिए थोड़ा सा ना, इसलिए बोलता हूं लाइन बाय लाइन पढ़ा करो। जितना लाइन बाय लाइन पढ़ोगे उतने नए वर्ड्स नजर आएंगे, और जितने वर्ड्स नए नजर आएंगे उसका मीनिंग ढूंढोगे। नहीं समझे? और आईसीएसआई बहुत ही शरीफ इंस्टीट्यूट है, अपने मॉड्यूल से बाहर कभी नहीं पूछता है। ये बात याद रखना लाइफ में, आप मॉड्यूल से बाहर कभी नहीं पूछेगा वो। तो बैच खत्म होने दो, तुम लोग को बोलूंगा मॉड्यूल भी एक बार देख लेना, मॉड्यूल तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। अब इधर देखिए, क्या एबियंस, अब देखो एबियंस वर्ड नहीं पता, कहा सर सब कुछ समझ में आ रहा है, डिस्प्यूटेड सिक्योरिटी केप्ट इन, एबियंस क्या है? तो एबियंस का मतलब लिखो वेटिंग, WAITING, वेटिंग लिखा, वेटिंग। सुनो इधर देखो, इधर देखो, मैं बायबैक का ऑफर लेके आया, तुम लोग मेरे शेयर होल्डर हो, मैं इनके पास गया, मैंने बोला शेयर दोगी? हाँ हाँ मैं दूंगी, शेयर दे दिया, इसको पैसा दे दिया।
इनके पास गया, शेयर होल्डर को दिखाओ जरा, मैडम ये इनके पास गया, मैंने बोला शेयर दोगी, हाँ ये शेयर दे दी, इसे मुंह पे पैसा मार दिया, सॉरी मतलब इसको मैंने शेयर दे दिया। इनके पास गया, मैंने बोला तुम शेयर दोगे, हाँ शेयर दूंगा, इनसे शेयर लिया, इसके मुंह पे भी पैसा मार दिया। अब सुनो, इनके पास गया, मैं बोला शेयर दोगे, मैंने ध्यान सुनेगा, शेयर दोगे, तो ये बोला हाँ मैं दूंगा, लेकिन उसी में उसके बगल वाला तू कैसे दे सकता, तू कैसे दे सकता है, ये शेयर मेरा है। आपस में दोनों उस शेयर पे क्या हो गया, झगड़ गया, मारपीट हो रहा है। अब मैं कंपनी सेक्रेटरी बीच में गया, 2-3 थप्पड़ मुझे भी दे दिया है लोग। अब एक बात बताइए, ये सिक्योरिटी क्या है, डिस्प्यूटेड। मैं इनको क्या बोलूंगा, ए भाई पहले कोर्ट में जाओ, अब कंपनी से जुड़ा हुआ कोर्ट एनसीएलटी है, एनसीएलटी में जाओ, पहले झगड़ा सुलझा के आओ कि दोनों में से सच में शेयर होल्डर है कौन। जो सच में निकलेगा मैं उसी के पास आऊंगा, ये झगड़े में मैं तो नहीं आऊंगा। नहीं समझे आप? तो ऐसी सिक्योरिटीज जो किसमें चली गई हैं, वेटिंग में, पेंडिंग। एबियंस का मतलब पेंडिंग भी लिख लो, एबियंस का मतलब पेंडिंग, पेंडिंग मतलब समझे। अब वो पेंडिंग में चला गया, क्यों पेंडिंग में चला गया, अरे जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि शेयर है किसका, मैं कैसे बायबैक का ऑफर दूंगा इनको, इनको दूंगा तो वो गुस्सा हो जाता, उनको देने होता ये गुस्सा होता, दोनों गुस्सा हो गए, मुझे पिट देता पकड़। तो इसलिए याद रखिएगा, जो चीजें डिस्प्यूटेड हैं, क्या है, विवादित, डिस्प्यूटेड मतलब विवादित। अब विवादित हैं तो पहले विवाद क्लियर कीजिए, उसके बाद ही अब बायबैक हो। आगे बढ़े, अगला पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चा एकदम लीन, लीन का मतलब पतला, लीन है कि लियन है, लियन का मतलब लिखो जब्त, जब्त, उर्दू में जब्त, उर्दू में ज अलग ढंग से बोलते हैं ना, जब्त है, हिंदी में लिखूं, जब ऐसे ठीक लिखा ना। अच्छा कहां ज कहां बोलते हैं, ऐसे डॉट लग जाता नीचे तब तो ज, ऐसे ऐसे जब्त, ये जब्त तो जब्त होता है। हद ये हाल है, पूछा उससे है जिसको उर्दू आती हो, या हिंदी वाला था, है जब्त होता है, जब्त। भाई जिसको उर्दू आती है वही बोलो। पहले बताओ जब्त वाले में कौन सा ज चलेगा, ज बोला या नॉर्मल ज, तो डॉट लगेगा, ज के नीचे डॉट लगेगा। तुम उर्दू जानती हो, नाम क्या तुम्हारा, नंदनी, तुम उर्दू पढ़ी हुई हो, देख रहे हो हालत है। अच्छा हिंदी में होता है कि उर्दू में होता है, अच्छा हिंदी में भी होता है, ठीक है भाई, काफी विद्वान लोग हैं क्लास में, है ना। आइए जो भी है, अच्छा बताइए, सुनो इधर देखो, इधर देखो, अगर इधर देखिए, अगर कंपनी ने तुम्हारा शेयर जब्त कर लिया है, अब जब्त करने के 100 कारण हो सकते हैं। तुमने कंपनी से लोन लिया था, तुमने कंपनी का लोन नहीं चुकाया, तो शेयर ऑलरेडी जब्त कंपनी कर चुकी, तो जब्त की भी है तो उसका पेमेंट थोड़ी करेगी बायबैक में। और बोलो अगला, प्लेज्ड, तुमने किसी बैंक के पास अपना शेयर छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि बैंक से तुमने लोन लिया, तो तुम उसको कैसे दे दोगे कंपनी को, जब तक प्लेज छूटेगा नहीं वो ट्रांसफरेबल होगा नहीं, अभी तो वो क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल। अगला, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ किसने, कोर्ट ने, तो 3 चीज पे टिक मारा, 1 2 3 टिक मार लो भाई। जैसे जो अभी विजय माल्या के शेयर्स हैं, वो अभी कोर्ट ने उसके ऊपर क्या लगा हुआ, स्टे, उसके शेयर्स ट्रांसफर हो नहीं सकते, याद रहेगा। तो जब ट्रांसफर नहीं हो सकते तो बायबैक भी नहीं हो सकता, बायबैक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफर, याद रहेगा। चलो मुझे याद हो गया, कौन कौन से सिक्योरिटीज का बायबैक नहीं हो सकता, पहला लॉक इन, दूसरा पार्टली पेड अप शेयर, तीसरा, चौथा नॉन ट्रांसफरेबल के 3 एग्जाम्पल, याद रहेगा। बस एग्जाम में एक अच्छा सा काम करना, क्वेश्चन अगर वो पूछे तो चेक कर लेना कि कंपनी को प्रोहिबिट करने वाला लिस्ट पूछा है या सिक्योरिटीज को प्रोहिबिट करने वाला लिस्ट पूछा है। बहुत बच्चा जल्दी में एकदम शक्तिमान बन के आता है और पूछा कि विच सिक्योरिटीज कैन नॉट बी बायबैक, पूरा कंपनी का लिस्ट लिख के आया और बाहर बोले एग्जाम्शन पक्का है, कंपनी लॉ में एग्जाम्शन, और 60 में आने के बजाय आएगा 6 और लोग बोलेंगे छी छी, है ना। तो इसलिए एग्जाम में बी काम, काम का मतलब दिमाग शांत रखें, क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हेडिंग बोलो। ये क्या कंपनी लॉ में इनकम टैक्स पढ़ाने लगे आप, हम सुबह सुबह पढ़े इनकम टैक्स, आज क्या पढ़े थे इनकम टैक्स में सुबह सुबह,
अच्छा इंट्रो था आज। अच्छा ठीक है, चलो इधर देखो इधर देखो। हाँ जी, शांत शांत शांत। एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दो पहले। बाईबैक जब होगा तो फायदा होता, अभी तुरंत फायदा हुआ था। अभी हमारा क्या एग्जांपल था, जरा बताओ तो अपना। स्पोर्ट किंग वाला क्या एग्जांपल था? अभी अभी शेयर का दाम क्या चल रहा है? रुको रुको, आज अगर मैं शेयर खरीदूं तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब कॉस्ट प्राइस, बचपन में इसी को कॉस्ट प्राइस बोलते थे, नहीं बोलते थे सीपी? कॉस्ट प्राइस क्या है? अरे अभी कितना चल रहा था शेयर दाम? 746 ये चल रहा ना अभी। मान लो अभी कोई बच्चा क्लास में बैठे बैठे खरीद ले तो दैट बिकम्स द कॉस्ट प्राइस। अरे ये हुआ ना। चलिए, अगर बायबैक ऑफर प्राइस, बायबैक ऑफर प्राइस क्या कंपनी ने दिया था? अच्छा, इसको मैं सेल प्राइस कह सकता हूं। सेल प्राइस ना, तुम कंपनी को इसी पे तो सेल करोगे। खरीदे थे 746 में, कंपनी को दोगे कितने में? 950। 950। आप मुझे बताइए, अगर इस दोनों को मैं माइनस करूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस बायबैक प्राइस, तो 204 प्लस, तो ये 204 जो ये प्रॉफिट है क्या? बोल ही नहीं रहा कोई। अगर ये 204 प्रॉफिट है, मैं बस ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या इस पर इनकम टैक्स लगेगा? जल्दी बोलो। ये जो 204 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तुमको, क्या तुम पे इनकम टैक्स लगेगा इस 204 रुपए पे? तो बोल ही नहीं रहा कुछ। कितने लोगों को लग रहा है कि सर लगेगा इनकम टैक्स? और कितने लोगों को लगेगा, मैं कितने लोगों को लगता है कि नहीं लगेगा? ठीक है, कुछ लोग उधर हैं जो बोल रहे हैं नहीं लगेगा, इधर से भी कुछ बोला नहीं लगेगा, तो हाथ नीचे क्यों कर दिए? जो अकेला चला वही तो देश जीता है। हाँ ठीक है, उधर से भी कुछ बच्चे को लग रहा है नहीं लगेगा नहीं लगेगा। एक्चुअली ये ना ज्योग्राफिकल आंसर आता है, उतने ही दूर को लग रहा है कि नहीं लगेगा। और इसमें से उधर से एक बच्ची और इधर से एक बच्चा कुछ ऐसे ही है जो उस CHEET में हमारे यहाँ पढ़ता था, जो CHEET सेम बैच का बच्चा सब है। कहा हमारा दिमाग एक जैसा हो गया है। क्या आंसर है तुम लोग का? ज्योग्राफिकल ग्रुपिज्म। सर हम सोनीपत से साथ में आते हम एक जैसा आंसर देंगे, हैं? सर हम रेवाड़ी से साथ में आते हम एक जैसा आंसर देंगे। सर हम जिला गाजियाबाद के हम एक जैसा आंसर देंगे। क्या ऐसे आंसर होगा क्या? कि अपना दिमाग लगाना चाहिए? ऐसे तो मालूम चला सब फेल कर जाएगा, रेवाड़ी वाला सब फेल कर जाएगा, जिला गाजियाबाद वाला। तो सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब तुम लोग इनकम टैक्स खैर उतना पढ़े नहीं हो, अब पढ़ रहे हो, अब स्टार्ट किया ना आज से पढ़ना। मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट से जो कमाई होती है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? जैसे तुम अभी इनकम टैक्स शुरू किया हो ना, उसमें कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद उसमें 5 हेड शुरू होगा। उसमें से सैलरी आएगा, PGBP आएगा, हाउस प्रॉपर्टी आएगा, ऐसे ही एक आएगा कैपिटल गेन। तो सुनिए, कैपिटल, शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट बिकम्स द कैपिटल, शेयर कैपिटल, कैपिटल। और कैपिटल पे गेन होगा तो दैट बिकम्स द कैपिटल गेन टैक्स। सिंपल है ना यार। तो कैपिटल गेन हुआ नहीं है तुमको? कैपिटल गेन निकाला कैसे तुमने? सर कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है? बायबैक प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर जब इसको माइनस करते हैं तो हमें गेन पता चलता है, और जो गेन है दैट विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स बाय द नेम ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चा अभी मेरे पर शक कर रहा है, मैं कुछ बच्चों का चेहरा देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, ऐसे इसलिए देख रहा है कि कहा सर अभी आप जब पढ़ा रहे थे बायबैक के फायदे तो आपने बोला था टैक्स बच जाएगा। आपने देखा नहीं था, मैंने डिविडेंड से कंपेयर किया था, और डिविडेंड पर टैक्स कंपनी दे रही थी, बायबैक पर कंपनी थोड़ी टैक्स देगी। बायबैक पर टैक्स वो देगा जिसको बायबैक में फायदा होगा। तो यहां शेयर होल्डर को टैक्स लग रहा है, कंपनी को नहीं लग रहा है। नहीं समझ में आया लोगों को? तुमको याद होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पर लगता है, कंपनी टैक्स काट के पैसा भेजती है, पर यहां तो पूरा पैसा भेजेगी। अब आपको गेन हो रहा है तो फिर आप अपना इनकम टैक्स दोगे ना यार, सिंपल सा बात है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो याद रखना, इनकम टैक्स लगे 204 रुपए के प्रॉफिट पे क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स। तुम पढ़ो तो उसमें लिखा हो कैपिटल गेन टैक्स वर्ड लिखा है, देखो तो। यहाँ सीधा यस सर बोल दो, लिखा है ही नहीं, झूठ बोल रहा है सब। अच्छा लिखा है? ओह, मैं खुद पे ही शक कर रहा हूँ कि गलत तो नहीं पढ़ा दिया। ये लो, इसके ऊपर क्या लगेगा जल्दी बोलो? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कौन सेक्शन? सेक्शन 72 दिखा रहा है क्या? 46 है। चलो, कैपिटल गेन टैक्स अंडर सेक्शन बोलो
46A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये ना आपको देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन टैक्स? पहले निकालेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? रुक जाओ रुक जाओ। स्टेप 1 में पहले क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप 2 में क्या निकालोगे? बायबैक, और उसको माइनस कर दोगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करेंगे? माइनस। माइनस करते स्टेप 4 में क्या निकल जाएगा? कैपिटल गेन। और स्टेप 5 में क्या लगा दोगे? कैपिटल गेन टैक्स। सिंपल है, याद रहेगा। जल्दी से इसको उतारो जरा, मैं देखूं तुम कितने घटिया हैंडराइटिंग उतार रहे हो। ये हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा? स्टेप बाय स्टेप उतारना तुम लोग। तो बायबैक पे टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। स्टेप बाय स्टेप उतारना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तुम लोग स्टेप बोलते हो, नहीं मैं स्टेप बोल देता हूं भाई। स्टाइल तो सबका होना चाहिए ना। चलिए हटाऊं। मजाक था, मजाक था, पहला मजाक आज। ये फूल किस बात की गवाही दे रहा है? एस्टैब्लिशमेंट डे की। जो नहीं आया उसको वो चिढ़ा रहा है। वो रोज है, पहले ही बताओ, ये रोज है। ये माला क्या चीज का लगा है? अच्छा, गेंदा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड बिस्किट का है ना ये। तुम लोग को फूल में सिर्फ रोज ही नजर आता है। इस बार सैटरडे को शाम में मजा आया था पढ़ने में? जो पढ़ा था उसको तो मजा आया ही होगा। चलो कम से कम एक प्रेशर कम हो गया कि एक चैप्टर तो आराम से शांति से निकल गया। प्रीमियर है तो क्या है, एक सप्ताह में एक दिन 1 घंटे की क्लास में क्या हो गया? कम से कम टाइम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या है? स्टेप 3 में माइनस कर रहे हैं बस। स्टेप 3 में दोनों में से क्या कर देना? माइनस। माइनस करते क्या निकल जाएगा स्टेप 4 में? कैपिटल गेन। और उस पर क्या लगा देना? कैपिटल गेन टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे तुम लोग। रात में लूंगा क्लास लूंगा। अभी रुको, थोड़ा गर्मी आने दो। थोड़ा गर्मी आते मैं एक्टिव होने लगता हूं। ठंड में तो बीमार ही रहता हूं ज्यादातर। चलिए हटाऊं। मजा आया? हटा रहा हूं। तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ये, है ना? चलिए जी, कौन सा सेक्शन लगेगा? 46A और 48, बोले ना 46A रीड विद 48। ये सब तुम जब कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें ये सारे सेक्शंस आएंगे, तुम लोग वहां पढ़ना। आगे बढ़े। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा? पहले तुम्हें स्टैम्प ड्यूटी बारे में मालूम नहीं। अभी JIGL में तुमको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, उसका नाम होगा इंडियन स्टैम्प एक्ट। क्या नाम होगा? इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है। ये कलर कहाँ, व्हाइट कहाँ चला गया भाई? चलो अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो। क्या पढ़ाऊंगा तुम लोग को? इंडियन स्टैम्प एक्ट, है ना? उसको आने दो तो पढ़ाता हूं। आओ जल्दी आओ। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, बीच में कोई चला जाएगा तो उसका रह नहीं जाएगा। तुम लोग ना घर से सब कुछ कर करके आया करो, समझे ना? कहा सर ये तो नेचुरल कॉल है, मतलब जाया करो, लेकिन थोड़ा 2 घंटा तो कम से कम ठहरा करो यार। तुम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हो थोड़ा सा भी। पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल कॉल को छोड़िए, ICSI कॉल को समझिए। ठीक है। चलिए इधर देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पानी गर्ल देखो इधर। वो जितना पढ़ नहीं रही उतना तो पानी पी रही हो समय से। ये ले सेक्शन 48। चलिए इधर देखिए। हाँ जी, शांति 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 शांति। इधर देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। पहले इंडियन स्टैंप एक्ट तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, भी पढ़ोगे मेरे से, JIGL में पढ़ाऊंगा मैं, है ना? शांति शांति शांति। एक्चुअली स्टैंप ड्यूटी एक टैक्स है। स्टैंप ड्यूटी इज अ टैक्स। तुम लोग को वहां अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी हल्का सा बता दे रहा हूं। ठीक है। स्टैंप ड्यूटी इज अ टैक्स, ये भी एक टैक्स है। पर ये टैक्स किसके ऊपर लगता है? तो ये लगता है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। भारत में आप अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। आप बोलोगे सर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो मेन वर्ड इंस्ट्रूमेंट है।
इंस्ट्रूमेंट का मतलब हर वो डॉक्यूमेंट जिससे किसी भी पर्सन के राइट या लाइबिलिटीज पर असर हो। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे क्या अफेक्ट होता हो, किसी भी पर्सन का राइट या लाइबिलिटीज, राइट या लाइबिलिटीज, तो वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी नाम का टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा, सुनिए, इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे सेल डीड। अब सेल डीड एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उससे सामान बेचा जाता है, चीजें बेची जाती हैं, जो खरीदता है उसका राइट क्रिएट हो जाता है, जो बेच देता है उसका राइट खत्म। लीज डीड जिसको रेंट एग्रीमेंट बोलते हो तुम, मॉर्गेज डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, सुना ये सब, सुना ये सब, ये सब डॉक्यूमेंट है, पर ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिससे राइट एंड लायबिलिटी पर असर आता है, तो वो बन जाता है इंस्ट्रूमेंट। और जब भी आप इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट मतलब साइन करोगे तो यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए, प्लीज प्लीज, यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। अब स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करते हैं तुमने देखा होगा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट का नाम मैंने बोला, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, सब बनता है स्टैम्प पेपर पे। तो स्टैम्प पेपर मुफ्त में मिलता है कि पैसा देके मिलता है? तो जहां स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए आपने पैसा दिया सरकार को, तो सरकार को टैक्स मिल गया ना। मान लीजिए 100 रुपए का स्टैम्प पेपर आपने खरीदा, तो आपको लगता है पेज 100 रुपए का होता है ना, पेज तो 10 पैसे का होता है, पर आपको 10 पैसे का पेज खरीदने के लिए 100 रुपया देना पड़ रहा है, तो बाकी पैसा जो तुमने क्या दिया, टैक्स ही तो दिया। तो स्टैम्प ड्यूटी इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। ये टैक्स आप तब देते हैं जब आप इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो बायबैक होता है, तुम थोड़ा बायबैक के प्रोसेस को देखो और मुझे बताओ, क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट कहीं इन्वॉल्व है क्या? अगर इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होगा तो फिर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं होगा तो फिर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। देखो ये मेरे ही से क्वेश्चन पूछ लिया, कहा एक काम करो सर से ही पूछ लो। एक बात याद रखिएगा, शेयर्स भी इंस्ट्रूमेंट होता है, पर जब कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो कंपनी ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुकी होती है। अब यहां पे शेयर वापस कंपनी के पास आ रहा है, अब ये जब वापस आ रहा है तो उस प्रोसेस को तुम देखो और तुम बोलो इस ट्रांजैक्शन में कहीं इंस्ट्रूमेंट है क्या कोई? ये तुम लोग को हटा दूं, ये तुम लोग को फोटो तो नहीं उतारना तो नहीं है, उतारोगे तो तुम इंडियन स्टैम्प एक्ट नहीं पढ़ोगे क्या? तो जब पढ़ोगे तो वहां तो पढ़ाऊंगा ही, हटाओ इसको। कोई बच्चे को बहुत बुरा लग गया, नुन्नू मुन्नू सबको, लो उतार लो, ऐसा इंप्रेशन देता, उतारने नहीं दिया है ना, जाओ उतारो, अब उतार लो। मतलब बायबैक ना पढ़ा के मैं जेल पढ़ा रहा हूं यहां पे। उतार लिया, हटाऊं? करो, करवाओ लेट, मुझे क्या, चाहे रात 8 बजे, मैं तो खत्म करा के छोड़ूंगा आज। बहुत मौज कर लिया तुम लोगों ने। 6 फरवरी को जो तुम्हारे ठुमके देखा है ना मैंने, है ना, अब मैं देखो डीजे पे जो डांस किया तुम लोग, मैं तो भाग गया था, मालूम है, मैं बोला कि भाई अब ओपन डांस हो रहा है, मैंने टीचर्स को लिया, भागा यहां से, मैंने कहा ये लोग मुझे खींच लेगा, मुझे मालूम था। उसके बाद मैं तो यूट्यूब लाइव पर तुम लोग को देख रहा था, कैसे भी डांस कर रहा है कोई, मैं तुम लोग का डांस स्टेप कोई देख लेना तो पागल हो जाए, है ना, बैठ कोई यहां बैठा हुआ डांस कर रहा है, बैठे बैठे। पर सबसे अच्छा माहौल उस समय था, सबसे अच्छा लोगों ने मुझे बताया कि जब मैं ऊपर चढ़ा और बच्चों ने मेरे से जबरदस्ती डांस कराने की कोशिश की, थोड़ा सा मैंने हल्का सा डांस क्या ही किया होगा, लेकिन मुझे छोड़ के बच्चा खुद ही डांस करने लगा और स्टेज पे चढ़ गया, मुझे छोड़ दिया, और उसके बाद यहां नहीं, हर तरफ होने स्टार्ट हो गया। वो सबसे अच्छा पल था उसमें। तो उस वीडियो को ना थोड़ा और अच्छे से काटना चाहिए, वो बनाना चाहिए, वो बहुत बढ़िया वीडियो था, वो शुरू से दिखाना चाहिए, मैं कैसे चढ़ा, कैसे बच्चों ने मुझे फंसाया, क्योंकि उसको खुद डांस करने का मन था, और कैसे मुझे इनविजिबल करके खुद कैमरा में आ गया। कोई बनाया था उस समय में वीडियो, कोई बनाया था? किसी न किसी के पास हो, एक अच्छा सा काट के उसको थोड़ा एडिट करके देना, तो मैं लगाऊंगा अपने स्टेटस पे, है ना। चलिए ये उतार लिया तुम लोगों ने। हाँ सुनो, अब मैं तुम लोग को ज्यादा तंग नहीं करता, तुम यहां से लेके यहां तक पढ़ जाओ और तब तुम मुझे जवाब दो कि सुनो बायबैक में ये होता है, मेरा शेयर होल्डर है, मैंने इनको बोला कि मैं तुम्हें से बायबैक करना चाहता हूं, इसने अपना शेयर सर्टिफिकेट मुझे दे दिया, मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। आपको बताना है इस बीच में कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ क्या? अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। तुमको पढ़ के बताना है कि
इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। पूरा पढ़ो पूरा। आप क्या कल तक पढ़ोगे? पढ़ लिया? अब सुनो जरा, द आंसर इज नो। ये तो तुमने पढ़ा होगा। इधर देखिए भाई, उनकी बहनों, इधर देखो, सुनो। मैंने इनको ऑफर किया लेटर ऑफ ऑफर, वो तो मार्क एक लेटर है, तो वो इंस्ट्रूमेंट तो बना नहीं, तो भाई इसमें तो कोई स्टैम्प ड्यूटी लगेगा नहीं। इसने मुझे शेयर हाथ में थमा दिया। हाथ में थमाने के बाद अगर मैं अपने नाम पे रजिस्टर करता ना, तो वहाँ एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म आता, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन यहाँ कोई शेयर ट्रांसफर डीड हुआ नहीं, चूंकि मैं तो लेके फेंक दिया ना, ट्रांसफर करके अपने नाम पे थोड़ी रजिस्टर करवाया। कंपनी अपना शेयर अपने नाम पे थोड़ी रखी, उसको तो फाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई शेयर ट्रांसफर डीड है नहीं। अब चूंकि डीड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो स्टैम्प ड्यूटी कहाँ से लगेगा? तो ना तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर हुआ, देखो देखा ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रांसफर, मतलब नो शेयर ट्रांसफर डीड लिखो, नो शेयर ट्रांसफर डीड, नो शेयर ट्रांसफर डीड लिखा, नो शेयर ट्रांसफर डीड। अगर शेयर ट्रांसफर डीड होता तो फिर स्टैम्प ड्यूटी लगता। लेकिन चूंकि यहां पे कोई शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो जब डीड नहीं है तो कहां से इंस्ट्रूमेंट? जब इंस्ट्रूमेंट नहीं तो नो स्टैम्प ड्यूटी। और ना ही इसको क्या माना गया? रिलीज माना गया। रिलीज भी इसको नहीं माना जाता, एक्चुअली रिलीज भी माना जाएगा। अभी तुम लोग अगर हल्का सा कभी सीएस प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग पढ़ा रहा हूं सुबह सुबह, उसमें मैं कल पढ़ा रहा था गिफ्ट डीड, तो गिफ्ट डीड में रिलीज डीड पढ़ा रहा हूं। अगर तुमको रिलीज के बारे में ज्यादा जानना है, सीएस प्रोफेशनल में पढ़ाता हूं, तो तुम कल वाला वीडियो देख सकते हो। कल परसों में पढ़ा रहा था, और सीएस प्रोफेशनल में पढ़ा रहा था गिफ्ट डीड। उसमें मैंने रिलीज के बारे में सारा कहानी बताया। रिलीज का मतलब होता है अपना छोड़ देना, त्याग देना। तो यहाँ त्याग रहा है वो कि पैसा लेके दे रहा है, तो इसको रिलीज बोलोगे तुम। तो ना ये शेयर ट्रांसफर है, ना ये रिलीज है। मतलब इन टोटल इंडियन स्टैंप एक्ट लगने की वजह से, लगने के लिए जिन जिन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी, उसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ नहीं, जिस वजह से यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी लगेगा नहीं। याद रहेगा? चलिए जी, इसके बाद अरे और प्रोसीजर आ रहा है, पर पीछे एक चीज छूट गया था, केस लॉ। ये केस लॉ कराना है ना मुझे। चलो भाई, इस 2 केस लॉ को जल्दी जल्दी पढ़ जाओ। उसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद क्या स्टार्ट होगा? प्रोसीजर। प्रोसीजर लंबा चलेगा। जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ है। हो गया? पढ़ लिया? जो पढ़ा है उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा वो तो बेवकूफ है। हाँ जी, पढ़ लिया। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, ठीक है? और लास्ट में मैं केस का नाम कौन है? गुरमीत सिंह वर्सेस पॉलीमर्स पेपर्स लिमिटेड। और कौन है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब केंद्र सरकार। यूनियन ऑफ इंडिया लिखे, इसका मतलब केस किसके साथ हुआ है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ है। ठीक है, वर्सेस वी डॉट आ रहा होगा। लॉ में वर्सेस वी एस नहीं लिखते हैं, वी डॉट। वो वी डॉट है, देखो तो। ठीक, ये सब लिखने का तरीका सीख लो, हम लोग लॉ वाले लोग हैं। चलिए अब सुनो, एक कहानी बोल रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। एक दिन क्या होता है कि मैं जिस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूं, मान लो, ये सब एज्यूम कर रहा हूं कि मैं जिस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूं,
उस कंपनी का डायरेक्टर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 डायरेक्टर्स हैं। ये 6 डायरेक्टर्स मुझे बुलाते हैं, बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी इधर आइए जरा। मैं गया इन लोग के पास और इन लोगों ने घेरा बना लिया, अब बीच में मुझे खड़ा कर दिया और इन्होंने बोला, डायरेक्टर्स ने मुझे, कि कंपनी सेक्रेटरी साहब मैं देख रहा हूँ बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा है, लाइबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, कैपिटल काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो हम कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कैपिटल को रिड्यूस। तो कंपनी सेक्रेटरी 1 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 घंटे के बाद बोर्ड मीटिंग में मिलो, बोर्ड रूम में मिलो और एक प्रोजेक्ट बना के दो कि हम अपने कैपिटल को कैसे कैसे घटा सकते हैं। बात समझ में आया? तो अब मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट करना है कि कंपनी का कैपिटल अगर बढ़ गया है तो उसको कैसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो मेरा हेडिंग क्या होगा? रिड्यूसिंग, रिडक्शन वर्ड ना बोल के मैं बोल देता हूं रिड्यूसिंग द कैपिटल, रिड्यूसिंग द कैपिटल। ये सब प्रोजेक्ट बना रहा हूं। प्रोजेक्ट बना के फिर मैं बोर्ड रूम में गया। हर बोर्ड रूम में, हर बोर्ड मीटिंग के बोर्ड रूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है। कभी बोर्ड रूम देखे हो आज तक, जहां बोर्ड डायरेक्टर्स बैठते हैं? एकदम गोल टेबल होता है, सबके सामने माइक लगा होता है और सामने प्रोजेक्टर होता है। तुम लोग ठीक से देखे नहीं, ICSI मोटो सॉन्ग जो डेली चलाता हूं उसमें देखे होगे, जहां प्रेसिडेंट बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं उसके पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। तो हम कुछ नहीं देखते हैं, देखा है? आज फिर से मोटो सॉन्ग चलाऊंगा तो देखना, यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी। प्रोजेक्टर पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ये 6 डायरेक्टर्स बैठे हैं। अब डायरेक्टर्स को समझा रहा हूं कि डियर डायरेक्टर्स, मैं आपको बताऊं कैपिटल रिड्यूस करने के 4 मोड मेरे नजर में है। पूरे कंपनी लॉ को स्कैन किया, कितने मोड नजर आए? 4। चूंकि सारे के सारे डायरेक्टर्स लेडीज हैं तो साहिबा बोलेंगे ना, साहब थोड़ी बोलेंगे, डायरेक्टर्स साहिबा, है ना। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, प्रेजेंट करता हूं कि कौन कौन से मोड है, उसके लीगल कंप्लाइंसेस क्या क्या है। यही कंपनी सेक्रेटरी को करना होता है। चलिए जी, सेक्शन बताना कौन कौन सा सेक्शन उस केस लॉ में आया था? 66 आया था। तो एक काम करूं, न्यूमेरिकल लेके चलूं, 66 फिर 68 फिर ऐसे। पहले 66 आया था, देखो तो। मैं उनको बोलता हूं मैडम 66 एक सेक्शन है। क्या है? सेक्शन नंबर 66 है मैम। इसके अंदर होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। पढ़ा चुका हूं तुम लोग को। इसके अंदर क्या होता है मैम? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जो बच्चा पढ़ा हुआ उसको मालूम है, जो नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा तो मालूम चल जाएगा। मैम रिडक्शन के 3 तरीके होते हैं, याद होगा तुम लोग को पढ़ाया था। रिडक्शन के 3 तरीके थे मैम, एक्सटिंग्विशिंग था, पेइंग ऑफ था और राइटिंग ऑफ था। मैम अगर आप सेक्शन 66 का इस्तेमाल करोगे तो उस केस में आपको SR पास करना पड़ेगा मैम, और NCLT का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। भूल गए हो शायद तुम लोग। और उसमें था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो मैम ये एक तरीका है, ठीक। मैं बोल के रुका, इन 6 में से 1-2 डायरेक्टर बदमाश है और बता। मैंने कहा ठीक है। मैंने अंदर अंदर सोचा कि तेरा बोले जेल तो भिजवा के छोड़ूंगा, है ना। चलिए दूसरा, मैम का मैम आपके सामने प्रस्तुत है, दूसरा रूट भी है मेरे पास। मैम सेक्शन 68 का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैम उसमें बायबैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैम? बायबैक। बायबैक के लिए मैं आपको बता दूं मैम, 2 रूट हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल सकता है, अप टू 10% तक का बायबैक है, और 10% से ज़्यादा का खर्चा करेंगी मैम तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। NCLT सबका कोई भी चक्कर नहीं है। एक ये भी रूट है, पर इस रूट में एक खामियां है मैम, 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर पाएंगे आप। तो मैंने कैपिटल ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएगा, 25% तक ही हो पाएगा। फिर एक डायरेक्टर और बता, ठीक है और बताता हूँ मैम। एक सेक्शन है, बताओ कौन सा सेक्शन आया? 230 से 232 है मैम। 34 कोई बात नहीं है, मैं 230 से 240 लूँ, क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? एक्चुअली 230 से 240 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर अमलगमेशन पे है, वो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर है तुम लोगों का, ऐसे प्रोफेशनल में वो ज़्यादा है मैम। इसके अंदर ना हम लोग स्कीम बनाते हैं मैम, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। अब सुन लो, अभी बात में क्या लिखा है, क्या लिखा है? C/A कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट मैम, ये बनाया जाता है। और इस हम अरेंजमेंट में भी बायबैक कर सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट के अंदर ही कैपिटल क्या कर सकते हैं? रिड्यूस। बायबैक वर्ड मत इस्तेमाल करना, बायबैक सिर्फ 68 में इस्तेमाल होता है। यहाँ जो इस्तेमाल होता है अरेंजमेंट,
क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? अरेंजमेंट। मैम अरेंजमेंट के अंदर हम ये भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हम अपना कैपिटल क्या कर लें? घटा लें। पर मैम इसके लिए मैं बताऊं आपको, एओए प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन होता है मैम, ये बड़ा भयंकर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है मैम, है ना। अब वो मैं बताऊंगा कहाँ, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो, कि इसको स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों कहते हैं। और प्लस मैम एनसीएलटी का तो भयंकर अप्रूवल चाहिए, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये करने में लगभग मैम 2-2.5 महीने 3 महीने 6 महीने का टाइम लगेगा। फिर बोले और बता, मैंने कहा मैम एक और सेक्शन भी है, पता कौन है? 242 है मैम, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे मैम। इसमें एनसीएलटी स्यू मोटो एक्शन लेता है। अगर उसको लगता है कि कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा है, मतलब माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, मेजॉरिटी पावरफुल हो गया है, माइनॉरिटी के साथ बुरा कर रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है कि मेजॉरिटी के शेयर्स खरीदवा दिए जाते हैं कंपनी से और फाड़ के फेंकवा दिया जाता है, जिससे मेजॉरिटी की होल्डिंग कम हो जाती है और वो ज्यादा पावरफुल रहता नहीं। तो इसमें कंपनी थोड़ी खुद कहेगी मेरा कर लो ऐसे, ये तो कौन करेगा? एनसीएलटी। तो यहाँ एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है, एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है टू परचेज शेयर फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम मेजॉरिटी। क्यों मेजॉरिटी? टू प्रिवेंट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। चिंता मत करो, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पे एक चैप्टर है, भरपूर चैप्टर है, कोर्स भरपूर है, चिंता नहीं करना है। इन सारे सेक्शन के अपने अपने चैप्टर से मैं वहां पढ़ाऊंगा। मैं बस ये समझाना चाह रहा था। अब उधर से फिर एक बोली और बता, मैंने कहा बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अपने मन से थोड़ी बता दूंगा। कंपनीज एक्ट में इतना ही है बस, 4 रूट है। कितने रूट हैं? 4। रुक जाइएगा, इन चारों में कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, चारों का तरीका अलग है, चारों का पर्पस अलग है, पर चारों में कैपिटल तो रिड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अभी चारों में से तुम 66 खूब जानते हो, 68 खूब जानते हो, 230 से 240 तुम पढ़े नहीं, पढ़ाऊंगा, इसलिए इस पर क्वेश्चन नहीं लूंगा अभी। 242 अभी पढ़े नहीं हो, पढ़ाऊंगा, तो उस पर भी मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन लेने का मतलब वो चैप्टर पढ़ाने जैसा हो जाएगा। तो बस आप ये समझो कि कैपिटल को रिड्यूस करने के 4 टेक्निक अवेलेबल हैं कहां? कंपनीज एक्ट। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने 66 इस्तेमाल किया तो क्या ये बाकी 3 बीच में घुसेगा कि कैपिटल रिड्यूस हो रहा तो मैं भी घुसूंगा बीच में? जैसे मैं 68 इस्तेमाल कर रहा हूं तो 66 बीच में घुस गया, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है ना, मैं आऊंगा। जल्दी बताइए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या ये चारों इंडिपेंडेंट रूट हैं या चारों एक दूसरे में मर्ज होंगे? अगर आप पढ़े होंगे केस लॉ, उस केस लॉ का यही डिसीजन है, ये चारों इंडिपेंडेंट रूट है और आप जिस रूट को पकड़ोगे सिर्फ उन्हीं को कंप्लाई करना है, बाकी रूट को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसमें लैंग्वेज पढ़ा होगा तो यही लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि सेक्शन 68 आने के बाद आप सोचेंगे 66 खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, 66 भी आज भी चल रहा है, उसका अपना रूट है। अगर आप 66 के रूट से जाते हैं तो 68 बीच में नहीं आएगा, अगर 68 के रूट से जाते हैं तो 66 बीच में नहीं आएगा। एक्चुअली ये सब बीच में क्यों आता है? क्योंकि सब में कैपिटल रिड्यूस होता है और जहां कैपिटल रिड्यूस होता है सारे सेक्शन अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिर यहां पे डांट लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना कि नहीं, ये चारों रूट क्या है? इंडिपेंडेंट रूट है। क्या है? इंडिपेंडेंट रूट है। आप जो भी रूट तय करोगे, रूट चूज करोगे, सिर्फ उसी रूट के सेक्शन को कंप्लाई करना है, बाकी सेक्शन बीच में आपको परेशान करने नहीं आएगा। अगर आप बायबैक कर रहे हैं तो सिर्फ 68 BRSR से काम चल जाएगा, 66 बीच में एंट्री मारेगा नहीं। अगर आप 66 कर रहे हैं तो 66 को सिर्फ मानिए, 68 बीच में एंट्री मारेगा नहीं। ये चारों इंडिपेंडेंट रूट हैं, चारों के अपने अलग अलग पर्पस हैं। 66 का पर्पस अलग है, 68 का पर्पस अलग है, 230 240 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर अमलगमेशन इसका पर्पस अलग है और 242 का पर्पस अलग है, टू प्रिवेंट द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। वो अलग बात है कि चारों का इंपैक्ट यही हो रहा है कि कैपिटल क्या हो जा रहा है? रिड्यूस, पर चारों का पर्पस तो अलग अलग है ना। अब आलू और भालू दोनों में लूलू लग जाए तो दोनों सेम थोड़ी हो जाएगा। सही बोला कि नहीं बोला? दोनों में लूलू लगा हुआ, बताइए, आलू लू, भालू लू, तो क्या दोनों एक हो गया? मैं समझ सकता हूं चारों में कैपिटल गिरेगा, पर इसका मतलब चारों सेम नहीं है, चारों अलग अलग है। यू हैव टू चूज कि आप कौन सा रूट चूज करते हो। जो रूट चूज करोगे यू हैव टू कंप्लाई ओनली दैट रूट, बाकी रूट आपको परेशान नहीं करेगा। क्लियर है कि क्लियर है? बस यही लिखा हुआ, जल्दी उतार लो। इसी बहाने मैंने तुमको यह भी सिखा दिया कि पूरे कंपनी लॉ में कैपिटल कितने तरीके से रिड्यूस हो सकता है? 4। हाँ, क्या 61 भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? पर 61 का मेन टारगेट आपको याद है, उसका शेयर कैपिटल घटाना नहीं था। आपको याद होगा 61 लगता है सब्सक्राइब से पहले, भूल गए तुम लोग? हाँ याद है, 61 वो शेयर सब्सक्राइब होने से पहले लगता है, बाद में नहीं।
बाद में तो 66 लगता है। चलिए हटाऊं, लिख लिया तुम लोगों ने? स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट, C/A, गलती से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंह से निकला तो फिर समझ लेना तुम लोग। C/A का मतलब कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। एक किसी मेरे स्टाफ ने एक वीडियो बोला मुझे बनाने के लिए, कहा आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है सर वो वीडियो, और वो आप पर सूट करता है। पता नहीं तुम लोग ज्यादा जानते होगे कि उसमें किसी को धक्का मार के निकाला जाता है, उससे पूछता है कि धक्का क्यों मारा, तो बोला कि ये इस वजह से धक्का मारा। तो उसमें यह है कि आप किसी स्टूडेंट को धक्का मार के निकालिए और वो वीडियो बनेगा, और उसमें वो बच्चा ये बोलेगा कि मैंने गलती से क्या नाम ले लिया था, सर की क्लास में CA का नाम ले लिया था। ऐसा एक है क्या, मतलब एक कोई वीडियो है क्या ये? तो मुझे थोड़ा लिंक उंक भेजोगे तुम लोग की? मैं सोच रहा हूँ उसी पर मैं बनाऊँ एक वीडियो। और तुम लोग में से कौन तैयार होगा ये धक्का खाने के लिए? तैयार होगे? ठीक है, तो बहुत जोर से धक्का मारूंगा, एक पैर मारूंगा, उड़ा दूंगा सीधा। है ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके बोलो। है अच्छा, तो बनाऊं, बोलो। अच्छा ठीक है। आजकल एक और वीडियो भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं और एक टीचर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उसमें गाना कुछ आता है, उधर से फिर ओए होए 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 करके बच्चा सब करता है, पतली कमरिया ओए होए। है ये आजकल बड़ा चल रहा है, मैंने कोचिंग में भी देखा। जैसे टीचर खड़ा कुछ बोला तो फिर सारा बच्चा खड़ा हो गया ओए ओए करने लगता है। क्या है मतलब, वो क्या है? वो खत्म हो गया अब? नहीं अभी नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है शायद। मुझे डांस करना पड़ेगा यार? मुझे क्यों करना पड़ेगा? अच्छा पतली कमरिया आओ, अच्छा हाँ हाँ, तो मुझे तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं ये नहीं, पतली कमरिया है भी मेरी। क्या बात कर रहे हैं यार तुम लोग, पतली कमरिया आपकी आई है? नहीं मैंने देखा टीचर डांस तो नहीं करता, सिर्फ दिखा देता है उसको, ऐसे हो जाता है। एक स्टेप करना पड़ता है। अच्छा मैं ये काम नहीं पतली कमरिया करूंगा। अच्छा पता नहीं, वो वाला ठीक है, वो कि CA का नाम ले लिया तो मैंने उसको उठा के फेंक दिया बाहर। ये बात तो भी सही है ना, मेरी कोचिंग में CA का नाम लिया तो उठा के फेंकूंगा ये बाहर। करूंगा आज? तो मुझे बनाने नहीं आता। तुम लोग बना दोगे अपने फोन में? बना दोगे? अच्छा बनाना, गधा की तरह मत बनाना ना। अच्छा ठीक है, तब ठीक। आज क्लास के बाद फिर एक उठा के ऐसे फेंकूंगा एक को सीधा मेट्रो पर, सीधा बाल पर घसीट के। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है? अच्छा चलो खैर, मजाक कर रहे थे। हो गया, लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, तो आज शाम में बनाते हैं उसको। है इस बहाने 2-3 को पीट भी दूंगा। ये YouTube पे भी डलता है, Instagram पे भी डल जाएगा, वीडियो बन गया तो। फिर उसमें गाना कहां से आएगा या म्यूजिक कहां से आएगा? तो मुझे कुछ नहीं पता यार, स्नैपचैट पर आना पड़ेगा लग रहा है। कितने दिन से बोल रहा हूं मैं स्नैपचैट पर आऊं तो मेरे से जुड़ जाना, ठीक है? और तुम लोग फिर मैं भी अपना स्नैप बनाऊंगा। मेरे स्नैप्स ऑलरेडी बहुत सारी हैं उस पे, स्नैपचैट पे, तो मैं भी देख पाऊंगा। मुझे कुछ पता ही नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ। नहीं तुम में घुस के देख लूंगा मैं। है? अच्छा भेजेंगे तब। ओहो ये चार्ट उतर गया, आगे बढ़ूं? चलिए जी, अब जरा केस देखिए आप, केस में क्या लिखा हुआ है। ये तो खैर पढ़ा दिया था तुम लोगों को, ये पढ़ा दिया था। ये नहीं पीछे नहीं, यही केस लो है ना? ठीक, अब केस लो आपने पढ़ लिया था। चलो अब जरा ध्यान से सुनो, इसके बाद जरा बताइए अब क्या आ रहा है। बायबैक कहा? अरे यार आ गया कौन? प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले कौन सा मेथड आ रहा है? टेंडर मेथड आ गया। और तुम अगर देखोगे तो ये कंपनी जो ला रही थी, ये भी किससे ला रही थी? कहां लिखा हुआ टेंडर मेथड? ये टेंडर ऑफर। और आज क्या पढ़ाने वाला हूं तुम लोग को? टेंडर ऑफर। तो आज पूरा मेथड पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे लगता है बीच में ब्रेक दे देना चाहिए। 1:15 हुआ है, 20 मिनट का ब्रेक रहेगा जी। चलो 25 मिनट का। 1:15 हुआ है, इसमें मैं 20 मिनट जोड़ूंगा, कितना होगा? 1:35 मिनट। 1:35 मिनट में वापस मिलेंगे। योर ब्रेक स्टार्ट्स नाउ। उसके बाद प्रोसीजर। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास एक बार मेरे से मिलिए।